अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपनी नॉवेल स्टार्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जारी थी। रूम की खामोशी का दरवाज़ा खनक की आवाज़ को तो तोड़ा। रोमान लाशारी ने कदरे नापसंदीदा नज़रों से पेंसिल उंगलियों में घुमाते हुए खुलने वाले दरवाजे को देखा। आने वाला एहसान अहमद था, उसका सबसे अजीज़ दोस्त और बिजनेस पार्टनर। रोमान की पेशानी बेइख्तियार शिकन आलूद हो गई थी। उस बेजा मुदाखलत बेहद बुरी लगती थी। हसन के चेहरे पर इस्तराब था। उसने तेज़ कदमों से अपने और रोमान के दरमियान मौजूदा फासले कम किए और उसके करीब आकर कदरे झुक गया था। मीटिंग पोस्टपोन करो रोमान, इट्स अर्जेंट, उसने तेज़ लहजे में कहा। रोमान ने कदरे उलझकर सवालिया नज़रों से उसे देखा। रीज़न, उसने सर्द महरी से कहा था। हसन ने मध्यम लहजे में कुछ कहा। रोमान के चेहरे का रंग तेज़ी से बदला था। उसके हाथ से पेंसिल मैकेनिक के अंदाज में छूट गई। हसन अब उसके लैपटॉप लिड गिरा रहा था। रोमान तेज़ी से खड़ा हो गया। आई एम सॉरी जेंटलमैन, मीटिंग इज़ पोस्टपोन्ड, आई शैल अनाउंस द नेक्स्ट डेट, उसने मुतज़िज़ सा तासुरात समेट कर कहा था और तेज़ कदमों से बाहर की तरफ मुड़ गया। हसन उसका लैपटॉप उठाए उसके पीछे लपका था, लेकिन जब तक वो उसे रोमान के रूम में रख कर लौटा, रोमान पार्किंग से गाड़ी निकाल चुका था। वो तीर की मान पीछे भागा था, मगर जब तक वो गाड़ी के करीब पहुंचा, गाड़ी जन से निकली और पार्किंग लॉट का फर्श टायरों की चड़चड़ाहट से गूंजा था। आपसे मिलकर हम कुछ बदल गए से हैं, शेर कहने लगी, गुनगुनाने लगी। उसने मगन से अंदाज में गुनगुनाते हुए बर्तनों की टोकरी उठाई और स्लैब पर रख दी। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखने मुस्कुराने लगी। एक मुख्तसर वक्फे के बाद वो फिर से शुरू हो चुकी थी। हाथ तेज़ी से बर्तनों को मतलूबा जगहों पर रखने में मगन थे जब अम्मा की पाटदार आवाज़ वो उछल पड़ी थी। बस कर मनहूस, बंद कर ले अपना ये बाजा, हर वक्त गाने बजाने की पड़ी रहती है तुझे। मुझे तो डर है किसी दिन लोग आकर मुझसे पूछने लगे कि मैंने घर में मेरा हसन कब से रख ली है। वो लताड़ रही थी। वो अनसुनी करते हुए अपने काम में मसरूफ़ रही। अलबत्ता बाजा वाकई बंद हो चुका था। वैसे आप कब आई? उसने इतने मासूम सवाल पर गैर मुताल्लिक अंदाज अपनाने पतंगे लग गए थे। तुझे एतराज़ किस बात पे है, मेरे घर आने पर या इतनी जल्दी आने पर? उन्होंने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरा था। दोनों पर। वो ज़ोर से हंस पड़ी। अम्मा ने बेसाख्ता 2 थप्पड़ उसके शानों पर रसीद किए। बेहया, माँ से मजाक करती है? वो तेश में आ गई थी। वो इस तरह मुस्कुराते हुए उनके पास बैठ गई। अच्छा छोड़ें इस बात को, आप तो इरम के ससुराल गई थी ना, क्या बात हुई है? उसने संजीदगी से उनका ध्यान हटाया। वो थके हुए अंदाज में मूड़े पर बैठ गई। कुछ नहीं बनना, क्या है? वो तारीख मांग रहे हैं, हक पे हैं वो भी, भला कब तक इंतज़ार करेंगे? 2 साल हो गए हैं मंगनी हुए। आजकल कौन करता है इतना इंतज़ार? हक सोचा, जो जमा जत्ता है एक ही बार लगा दूंगी, तेरा भी साथ ही कर दूंगी। उनके लहजे में परेशानी और हसरत थी। वो ना चाहते हुए भी चोर सी हो गई। खैर, जो मेरे रब की रज़ा है, हम तो उसी में राज़ी हैं, वो आह भरते हुए बोली और घुटनों पर जोर देते हुए उठ गई। वो खामोशी से बैठी रही। छोटे से बरामदे के आगे कच्चा सहन था, जिसका फर्श तकरीबन उखड़ा हुआ था। 8 फुट की दीवार की जड़ में बनी क्यारियाँ 3-4 किस्मों के फूलों से भरी हुई थी, जिनमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ सदाबहार और मोतिया के फूल थे। अलबत्ता कहीं कहीं सुर्ख गुलाब और काला गुलाब भी झलक रहा था। वो गुले लाला की आतिश खूबसूरती पे निगाह जमाए अंदर उठने को तूफ़ान से बेनियाज नबदर आज़मात थी जब दरवाज़ा खोलकर इरम अंदर आई थी। सियाह चादर में उसकी चमकदार रंगत दमक रही थी। वो दरवाज़ा बंद करती उसके समत बढ़ाई। क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? उसने तशवीश से पूछा था। उसने अपनी पानियों से भरी निगाहें उठाकर इरम को देखा और एक झटके से उठकर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। इरम हक्का बक्का सी बैठी रह गई थी, फिर बेसाख्ता उठी और उसके पीछे चल पड़ी। वो बेड पे बैठी सिसक रही थी। हरम, क्या बात है, कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? वो झल्ला सी गई थी। हरम ने सख्ती से अपनी आंखें रगड़ दी। कुछ नहीं, खाना लाऊं तुम्हारे लिए? उसने उठते हुए पूछा था। उसे पता था कि अब वो कुछ पूछने पर भी कुछ नहीं बताएगी। क्या बनाया है? इरम ने चादर उतार कर कहा। दाल चावल। उसका लहजा सपाट था। हाँ ले आओ। वो पलटकर अलमारी में चादर रखने लगी, फिर बेड पर बैठकर जूते का स्ट्रैप खोला और जूते उतारकर साइड पे डाल दिए।
चंद मिनट बाद वो उसके लिए चावल ले आई। इरम उठकर बैठ गई थी। अम्मा कहाँ हैं? उसने बेसब्री से निवाला बनाते हुए पूछा था। इधर ही हैं किचन में। तुम सुनाओ, स्कूल में सब ठीक रहा था? हरम ने उसका ध्यान की रो मोड़ दी थी। इरम एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही थी। हाँ, बस क्या बताऊँ, एनुअल फंक्शन आ रहा है, इस सिलसिले में मसरूफ़ है सारे स्टाफ। ये प्राइवेट सेक्टर तो खून निचोड़ लेता है सच में। इतना काम करवा रहे हैं हमसे और पे करते वक्त जान निकलती है। इरम ने अपनी भड़ास निकाली थी। अच्छा, कब है फंक्शन? हरम ने दिलचस्पी से पूछा था। तुम्हें क्या, कौन सा तुम्हें साथ जाने की तौफीक होगी? पिछली बार की तरह इस बार भी टरखा दोगी झूठे वादे पे? इरम ने जताते हुए पानी का गिलास उठाया। हरम आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। अरे नहीं भाई, इस बार पक्का चलूँगी, उसने यकीन दिलाया। पक्का वादा? इरम ने मशकूक होकर उसे ऐसे देखा और पूछा था। हाँ, पक्का वादा, उसने फिर से मुस्कुरा कर कहा। इसी वक्त अम्मा अंदर आ गई थी। उन्होंने नमाज के स्टाइल में दुपट्टा लपेटा हुआ था। आ गई इरम? उन्होंने पूछा। जी अम्मा। और अब मुझे बताएं, इसको क्या हुआ है? क्या कहा था आपने? जब से मैं आई थी तो बैठी रो रही थी। मेरी बार बार पूछने पर भी इसने नहीं बताया। इरम ने फ़ौरन हरम की शिकायत की। अम्मा के चेहरे पर बेचारगी के साथ साथ दुख भी भर आया था। हरम, क्यों मेरी बेबसी का मजाक उड़ाती है बच्ची? मेरे इख्तियार में होता तो क्या मैं तुझे घर बैठा कर रखती? उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों लिए उसकी सवाल किया था तो वो नज़र चुरा गई थी। मुझे शादी कराने का कोई शौक़ नहीं है अम्मा, उसने चटकते हुए लहजे में कहा था। आप मेरी वजह से इरम के साथ क्यों जुल्म कर रही हैं? इसका क्या कसूर है? मेरी किस्मत में जब शादी का होना लिखा होगा हो जाएगी। वो इस बार निस्बतन धीमेपन से बोली थी। उसकी आवाज़ की महरूमी उसके अपने अंदरूनी एहसासात की बजाय उस मुआशरे की दीन थी। इरम ने लब भींचकर उसे देखा था। अपनी फ़्राक दिली अपने पास रखो तुम। वो भड़की थी, फिर अम्मा की तरफ रुख फेर लिया। अम्मा, और आप बताएं, बात क्या है? कुछ नहीं, तेरे ससुराल गई थी, वो तारीख मांग रही हैं शादी की, उन्होंने बताया था। आप उन्हें इंतज़ार करने का कहें, जब तक हरम का कहीं रिश्ता तय नहीं हो जाता है वो इस बारे में बात मत करें। इरम का लहजा दो टूक था। अम्मा ने सर पीट लिया। पागल हो चुकी हो तुम दोनों, खामोश हो जाओ, मेरा दिमाग ख़राब करके ही छोड़ोगी। वो घुटनों पे जोर देती हुई उठी। कमरे की खामोशी में दोनों वो बेबसी से बैठी एक दूसरे की नज़रें चुरा रही थीं। रास्ता ताकि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने मजबूत हाथों की गिरफ्त में स्टीयरिंग किसी खिलौने की मान घूम रहा था। बेदर्दी से होठ चबाते उसकी आंखें विंड स्क्रीन पर मरकूज थीं और जहन बिल्कुल ब्लैंक, और उसे दहला देने वाली खामोशी में उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, सारा। उसने गाड़ी को फिरोज़पुर रोड की तरफ मोड़ा तो ट्रैफिक जाम था। 10 मिनट इंतज़ार के बाद उसकी बर्दाश्त ख़त्म होने को थी और दिमाग की रगें जैसे फट जाने को थीं। उसने बैक व्यू मिरर से देखा तो उसके पीछे गाड़ियों की लंबी कतार थी। सिग्नल तोड़ना नामुमकिन ही था, वरना उसे सख्त परेशानी के आलम में वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी तोड़ने पर ख़ुद को आमादा कर चुका था। उसने बेबसी से घड़ी की सरकती हुई सुइयों को देखा और ज़ोर से हाथ स्टीयरिंग पर दे मारा था। आंखों की सुर्खी दम बदम बढ़ती जा रही थी। रंग टीनों की आवाज़ से उसे चौंकाया। उसने पॉकेट से रिंगटोन की आवाज़ ने उसे चौंकाया था। उसने पॉकेट से सेलफोन निकाला। शिज़ा की कॉल आ रही थी। उसने फ़ौरन पिक की। हाँ शिज़ा, बोलो, वो उजलत भरी बेकरारी से बोला था। इसी वक्त सिग्नल खुल गया। आगे चलती ट्रैफिक जो कि रफ्तार से रेंगने लगी थी। रोमान भाई कहाँ हैं? प्लीज़ फ़ौरन आइए, सारा की कंडीशन बहुत सीरियस है। उसकी परेशानी से भरी आवाज़ उभरी और रोमान का दिल जैसे डूबने लगा था। आई एम जस्ट कमिंग शिज़ा। उसने सेलफोन डैशबोर्ड पर फेंकते हुए गाड़ी की रफ्तार ख़तरनाक हद तक बढ़ा दी थी। 15 मिनट बाद वो फिरोज़पुर रोड पर वाक़या एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने था। उसने तेज़ी से गाड़ी पार्क की और गायनी वार्ड की तरफ लपका था। डैशबोर्ड पर पड़ा फ़ोन एक बार फिर बज रहा था, चमकदार हिंसों के साथ। हसन कॉलिंग के अल्फाज जगमगा रहे थे। शिज़ा उसे जल्दी ही मिल गई थी। वो जैसे ही उठता हुआ उस तक पहुंचा था, वो भी उसे देखते हुए उसके जानिब लपकी और उसके लपक कर फूट कर रोती हुई रोने लगी थी। रोमान का रंग लम्हों में जर्द पड़ा था। शिज़ा, क्या बात है? सब ठीक है ना? उसने वहशत से झंझोर डाला था। सारा ठीक नहीं है भाई, वो ठीक नहीं है। वो रोते हुए यही गर्दान करती गई थी। रोमान ने पेशानी मुसलसल मसली और तवील सांस लेकर खड़ा हो गया था। तवील सांस लेकर उसे देखा था। फहद कहाँ हैं? वो यही थे, किसी डॉक्टर से बात करने को गए हैं। वो आ गए।
शीजा ने बात करते हुए एकदम उसके पीछे देखकर कहा था। रोमान पलटा तो फ़हद को अपने पीछे पाया था। फ़हद बिलाल एक 26-27 साल नौजवान शख्स था जिसकी रोशन पेशानी और बेहद घने भूरे बाल उसकी शख्सियत के चाव में निहायत अहम किरदार अदा कर रहे थे। उस रोशन आंखें इस पल कुछ कदरे बुझी बुझी लग रही थीं। भाई आप आ गए? फ़हद ने बेसाख्ता कहा। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं फ़हद? वो बेचैनी से पूछने लगा। फ़हद ने बेइख्तियार नज़रें चुरा ली थीं। वो कुछ भी नहीं, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फ़हद ने उम्मीद दिलानी चाही। रोमान ने शिद्दत से उसकी बात कता की थी। मुझे सच बताओ, उन्होंने कुछ खास उम्मीदें नहीं दिलाई हैं, कुछ भी हो सकता है, फ़हद ने धीमे अंदाज में कहा था। रोमान ने लब भींचते हुए ख़ुद पर काबू पाने की कोशिश की थी, मगर उसकी टांगों को एकदम उसके बोझ संभालने से इनकार कर दिया था। वो बेंच पर गिर सा गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। हरम खामोशी से मामूल के काम निपटा रही थी। छोटे से घर में छाई खामोशी में आज उसकी कोई खनखनाहट नहीं गूंजी थी। सुबह ही तो खाला हलीमा आई थी, जिससे जले दिल के फपोले फोड़ती, रिश्तों की कमी का रोना रोती। वो किस तरह उसके दिल को कचोके लगा रही थी। शायद वो लाइल्म ही थी, वरना हरम का ज़ब्त से फीका पड़ता चेहरा और आंसू ज़ब्त करने की कोशिश में निढाल पलके उन्हें शायद खामोश होने पर आमादा कर ही देती। पता नहीं क्या मसला था, हर दूसरे शख्स को जैसे बस उसकी फ़िक्र हो रही थी। ऐसा नहीं था कि अम्मा ने कोशिश नहीं की थी। ज़माना बढ़ती हुई डिमांड पर शायद वो पूरा नहीं उतरती थी, जब ही हर बार उसकी बर्दाश्त आजमाई जाती थी। ताबीर से महरूम मेरे ख्वाब बहुत हैं, झोली से कहानी छोटी सी कहानी है, मगर बाप बहुत है। हर मोड़ पे मिल जाती है हमदर्द हज़ारों, शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत हैं। दोपहर के वक्त इरम आई तो खासी पुरजोश थी। उसका फंक्शन 2 दिन बाद था और उसने हरम को पक्का वादा लिया हुआ था जाने का। और पालक के पत्ते चलती हरम की ढेरों ढार बातें की जा रही थी, ये ध्यान दिए बिना कि वो हूँ हाँ में झुंझलाई जा रही थी। मिस फ़रत है ना, वही प्यारी सी, वो कह रही थी कि वो साड़ी बांध कर आएंगी। मैंने कहा ज़रूर, आप पर बहुत जचेगी। इरम ने सर झुकाते देखते तो ज़ोर से इरम ने उसके झुके सर को देखा तो ज़ोर से उसका शाना हिलाया था। मैं तुमसे मुखातिब हूँ हरम बीबी, वो जलकर बोली थी। हरम बेदिली से मुस्कुरा दी। सुन रही हूँ। अच्छा, क्या कह रही थी मैं? इरम ने उसे फ़ौरन इम्तिहान में डाला था। यही कि तुम साड़ी बांधोगी, वो ऐसे किससे बोली। इरम ने सर पीट लिया। ये मैं कह रही थी, ये बात सुन रही हूँ मेरी, मरो तुम। वो तनफन करती हुई उठ गई, मगर हरम ने फ़ौरन हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया। अच्छा छोड़ो, तुम इधर बैठो और बताओ मुझे, तुम्हारा सफ़ीर साहब का क्या हाल है? हरम ने उससे उसके मंगेतर का पूछा था और हस्ब तवक्का इरम सब कुछ भूल कर दोबारा बैठ गई थी। ये तो ऐसा मौजू था जिस पर वो बिला तखन घंटा पर बोल सकती थी। हाँ, आया था फ़ोन उसका, मरा जा रहा है शादी के लिए। मैंने भी कहा जब तक मेरी बहन की कम अज़ कम कहीं मंगनी नहीं हो जाती है, भूल जाओ शादी को। चिल्ला ही तो पड़ा आगे से, कहता है मैं मर जाऊंगा इरम, वो हंसते हुए बता रही थी। हरम ने बेसाख्ता उसके मुस्कुराहट की दायमी होने की दुआ मांगी। मैंने कहा मजनू साहब, आजकल के फास्ट दौर में कोई किसी के बगैर नहीं मरता। तुम मरने के बजाय अच्छा सा प्रपोज़ल देखो मेरी बहन के लिए। इरम ने जोश से उसे बताया था। ऐसे अच्छा नहीं लगता इरम, क्या सोचेगा भला वो? हरम ने कदरे खफगी से कहा। रहने दो, क्यों अच्छा नहीं लगता? सब कुछ तो जानते हो हम एक दूसरे के घर के मुतालिक। इरम ने जैसे कान से मक्खी उड़ाई। अच्छा बाबा, जैसे तुम खुश, आओ किचन में चलते हैं, चाय का मूड है? हरम ने सब्ज़ी की टोकरी उठाते हुए पूछा था। बिल्कुल है मेरी प्यारी बहन, चलो। इरम खुशी खुशी उठ गई थी। पूरे कायनात जैसे स्याही ओढ़ चुकी थी और वो सफ़ेद एम्बुलेंस एक रोशन नुक्ते की शक्ल इख्तियार कर गई थी। नज़्फ़ रात बीत चुकी थी। लाहौर की सड़कों की रौनक बदतर रंज व मध्यम पड़ने लगी थी। उसे मध्यम सी रोशनी में वो सफ़ेद एम्बुलेंस तेज़ी से सीढ़ियों को रोनती हुई मॉडल टाउन की तरफ उड़ी चली जा रही थी। एम्बुलेंस के ताक़ुब में सिया सूग भी उसी रफ्तार से भाग रही थी। ड्राइविंग सीट पर फ़हद था, उसके साथ रोमान था। वो पिछली सीट पर गम से निढाल और नम आंखें लिए शीज़ा थी, जिसकी गोद में नौमौलूद नन्ही सी गुलाबी गालों और बंद मुट्ठियों वाली बच्ची थी। शीज़ा ने थकन से चूर नज़रें उठाकर
भाई की शक्ल देखी जो सारी कायनात से बेखबर साकित व सामित बैठा था। नज़रें सामने विंड स्क्रीन पर विराजमान थीं, जिनके पार नज़र आती एम्बुलेंस इस दुनिया की सबसे तल्ख सच्चाई अपने अंदर समेटे हुई थी। रोमान को एम्बुलेंस का हूटर ज़रूर इसराफील से मुशाबा लग रहा था। सूर इसराफील से मुशाबा लग रहा था। उसकी आंखों में जैसे सदियों की बर्फ़ जम गई थी। गाड़ियाँ सफ़ेद गेट के सामने रुक गई थी। एम्बुलेंस में से सारा की मैयत निकाल कर कोठी के बड़े से रंग में रख दी गई थी, जहां पहले से बहुत से दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और सारा के वालिदैन मौजूद थे। वो सब वहां थे, मगर रोमान को ना जाने क्यों सब बहुत अजनबी से चेहरे नज़र आ रहे थे। पता नहीं कौन कौन उससे गले मिल रहा था, उसे दिलासे दे रहा था। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शीज़ा जैसे उसकी हालत पर तरस खाकर उस सब के बीच में से निकाल कर ले गई थी। वो साकत नज़रों से उसके सारे अमल को देखता रहा था। सारा की मैयत को कंधा देने वक्त उसके कंधे जैसे टूट रहे थे। उसे कब्र में उतारते वक्त उसका हाथ सारा के बेजान हाथ को छू गया था। उसके बेजान वजूद में जैसे करंट सा दौड़ गया था। खुशक सहरा आंखें पल भर में लबालब भर गई थी। वो पागलों की तरह बुलंद आवाज़ में रोने लगा। फहद को लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा नोच लिया हो। वो बेसाख्ता आगे बढ़ा था। रोमान भाई प्लीज़ आप अपने आप को संभालें, प्लीज़ खुदा के लिए। फहद ने उसे ज़बरदस्ती खींचकर पीछे हटाया था। कब्रिस्तान वापसी के सारे रास्ते उसकी आंखों ने बेआवाज़ आंसू बहाए थे। घर आते ही वो कमरे में बंद हो गया था। शीज़ा ने भी जोर नहीं दिया था। वो अपने भाई को जानती थी। वो अपने दुखों का इश्तिहार नहीं लगाता था। वो खामोशी से मातम करता था। वो इसे इसीलिए कमरे में जाने से नहीं रोक सकी थी। वो नन्ही गुड़िया को गोद में लिए बेबसी से फहद को देखती रही, जिसने उसे हाथ दबाकर खामोश रहने का इशारा किया था। रोमान ने तो अपनी बेटी को भी बस एक ही नज़र देखा था। वो रोमान और सारा के मिले जुले नकोश लिए हुए थी। रंगत बेहद सफ़ेद और बाल सुनहरे। वो बिल्कुल फॉरेनर लग रही थी। शीज़ा बेसाख्ता झुककर उसे चूमा और दिल से रब से भाई के लिए सब्र की दुआ मांगी थी। रोमान और सारा की लव मैरिज थी। वो यूनिवर्सिटी में मिले थे। अगरचे तब रोमान यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुका था। शादी का फैसला दोनों तरफ से एक मुकम्मल सोच समझकर तहम्मुल से किया गया था। फैसला था, दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मिसाली मोहब्बत थी। फिर न जाने क्या हुआ था, उसने जाने का अजान क्यों मांग लिया था। इरम के ससुराल वालों को शादी की तारीख दे दी गई थी। अम्मा ने छोटी मोटी तैयारियों को तर्क रख रही थी तो कर रखी थी, मगर अब तो जैसे वक्त को पड़ लग गए थे। वो इरम के साथ अक्सर बाजार में पाई जाती और बाकी रही गई हरम तो वो बहुत खुश थी। आखिरकार इरम की शादी उसकी वजह से किसी मसले का शिकार हुए बगैर खुश उसलूबी से तय पा गई थी। उन्हीं दिनों बहुत अजीब बात हुई थी। अम्मा और इरम हज़म मामूल बाजार गई थी। आज उसे अपनी शादी का जोड़ा लेना था। हरम को किसी तरह भी उसके जल्द लौट आने की तवक्का भी ना थी। जब भी वो तसल्ली से घर के काम निपटा कर नहाने में घुस गई थी। नहाकर आने के बाद उसने बाल सुलझाए और चाय का कप थाम कर बरामदे में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई थी। चाय पीते हुए उसे इरम के स्कूल का एनुअल फंक्शन याद आ गया। हरम भी उसके साथ गई थी। इरम ने ज़बरदस्ती उसे तैयार किया था और हल्के फुल्के लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में बाल खोले। हरम अपनी फितरी सादगी के बाइस भी बेसाख्ता मिस फरहत की नज़रों में आ गई थी। बाकी का फंक्शन वो उसके साथ ही रही थी। उनका ताल्लुक़ अच्छी खासी वेल ऑफ फैमिली से था। वो शौकिया जॉब कर रही थी। हरम काफ़ी देर उनको सोचती रही। वो ना सिर्फ मिजाज की बहुत अच्छी थी बल्कि बहुत प्यारी भी थी। वो चाय पीते हुए भी उनकी सोचों में गुम थी। जब दरवाज़ा बजा, हरम ने कप टेबल पर रखा और हैरानगी से दरवाजे को देखते हुए सोचा कि शायद अम्मा और इरम हों, मगर वो इतनी जल्दी कैसे आ गई। इस वक्त उसे पता नहीं था कि आने वाले मेहमान उसकी ज़िंदगी में कैसा इनकलाब ले आए होंगे। उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ खड़ी दो ख़वातीन ने उसे हैरान कर दिया था। वही प्यारी सी मिस फरहत उसके सामने थी और उनके साथ उनसे भी ज़्यादा प्यारी एक यंग सी खातून थी। खातून कहना तो शायद ज़्यादती ही हो, वो लड़की ही लगती थी। आप? हरम ने हैरान होकर कहा। दरवाजे से हट गई थी। दोनों ख़वातीन अंदर आ गईं। कैसी हो हरम? फरहत ने उसके गले मिलते हुए गर्मजोशी से पूछा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, और ये मेरी दोस्त हैं शीज़ा। इरम कहाँ है? उन्होंने पूछा था। वो मार्केट गई है अम्मा के साथ। आप अंदर आए ना। उन्हें लिए हुए वो अंदर की तरफ बढ़ गई। आप बैठे, मैं कुछ लाती हूँ। वो उठने लगी। अरे नहीं, तुम बैठो। ये बताओ इरम कब तक आएगी? कुछ कह नहीं सकती, देर भी हो सकती है, उसने सादगी से बताया था। अच्छा,
फ़ोन है उसके पास? उन्होंने पूछा। हरम ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा, मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। वो बैग में से सेलफोन निकाल कर बाहर की तरफ बढ़ गई। और क्या करती हो हरम? खूबसूरत सी लड़की जवाब तक जो अब तक खामोश थी पहली बार बोली थी। बिलाशुबा उसकी आवाज़ भी बेहद प्यारी थी। कुछ भी नहीं, गर्म ही होती हूँ। हरम ने पेशानी पर आए बाल कान के पीछे उड़े से थे। आप क्या करती हैं? पढ़ती हैं? उसने जवाबन पूछा। शीज़ा बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस दी। अरे नहीं भाई, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, उसने बताया। हरम की आंखों में हैरानी उतर आई। लगता नहीं है, उसने बेसाख्ता कहा। 6 माह ही हुए हैं अभी, शीज़ा ने कहा था। ओ तभी। हरम ने सर हिलाया। उसी वक्त फरहत भी अंदर आ गई। आ रही है, मैंने कहा था जितनी जल्दी हो सके पहुँचो तुम, उन्होंने बैठते हुए बताया था। अच्छी बात है, आप प्लीज़ बैठे ना, मैं कुछ लाती हूँ, हरम कहते हुए तेज़ी से बाहर निकल गई। कहो शीज़ा, फरहत ने दाद लेने वाले अंदाज में शीज़ा को देखा था। लड़की तो अच्छी है और नर्म मिजाज भी है, शीज़ा ने तारीफ़ की थी। बस ठीक है, बाकी मैं देख लूँगी, फरहत ने हतमी अंदाज में कहा। शीज़ा ने सर हिलाकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि सामान ज़्यादा पेशकीमत नहीं था, मगर हर चीज़ से सलीका टपक रहा था और सुथराई भी मिसाली लग रही थी। थोड़ी देर बाद हरम चाय लेकर आ गई थी। अरे क्या तुम हमारे साथ नहीं पियोगी? फरहत ने पूछा था। नहीं, मैंने अभी ही पी है, उसने मुस्कुराते हुए बताया था। कुछ देर बाद वो चाय पीकर फारिग हुई थी कि इरम और अम्मा आ गई। मिलने मिलाने के बाद इरम तो वही जम गई थी। अम्मा दोपहर के खाने के लिए सब्ज़ी लेने चल दी तो हरम सब शॉपिंग बैग्स उठाकर दूसरे कमरे में आ गई। अम्मा वापस लौटी तो हरम सब चीज़ें उठाकर किचन में आ गई। उनके जाने के बाद हरम खाना बनाकर वापस लौटी तो इरम और अम्मा को परेशान और शेषोपंज में मुब्तला देखकर चौंक गई। क्या बात है इरम? उसने उसे पास बैठाते हुए पूछा। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, उसने सर झटक कर चेहरे के तासुरात बदले। नहीं, कोई बात तो है। अम्मा आप बताएं। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। अम्मा प्लीज़ इसे बताएं कि कोई बात नहीं है, इरम ने उसे इस बार कदरे गुस्से से कहा। हरम ने उसे घूरा। ये धुआं सा कहाँ से उठता है? उसका अंदाज तंजिया हुआ था। इरम ने लब हिचक कर उसे देखा। कहा ना कुछ नहीं है। वो पैर पटक कर बाहर के समेत निकल गई थी। अम्मा ने भी खामोशी ओढ़ रखी थी। हरम ने अब दोबारा नहीं पूछा, मगर रात को जब सफ़ीर का फ़ोन आया और इरम मुस्कुराते चेहरे के साथ सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर चली गई तो वो अम्मा के पास आ बैठी। अम्मा, मैं आपको सुबह से परेशान और उलझा हुआ देख रही हूँ, प्लीज़ बताएं ना क्या बात है? बात ही ऐसी है मेरी बच्ची, उन्होंने तस्बीह के दाने गिराते हुए मध्यम से आवाज़ में कहा। सब ठीक तो है ना? उसने परेशानी से पूछा था। हाँ सब खैर है। वो जो आज बच्ची आई थी फरहत के साथ? जी, उसने सर हिलाया। वो अपने भाई का रिश्ता लाई थी तुम्हारे लिए। उन्होंने बड़े सुकून से उसके सर पर बम फोड़ा। हरम की आंखें फैल गईं। क्या? लड़का इकलौता है, पढ़ा लिखा है और ख़ानदान भी अच्छा खासा अमीर है, उन्होंने बताया था। तो फिर यहाँ क्या लेने आई थी? अपने जैसे अमीरों में ही कर लेती, हरम ने तल्खी से कहा था। हाँ कर तो लेती, मगर एक ख़राबी है। बल्कि ख़राबी क्या, मैं तो उस किस्मत का खेल ही कहूँगी। वो अफसरदगी से सांस भरते हुए बोली थी। क्या ख़राबी है? उसने कदरे बेताबी से पूछा था। लड़का पहले से शादीशुदा है, उसने नज़र चुराते हुए कहा था। हरम के पैरों से तली से ज़मीन निकल गई थी। तो दूसरी शादी क्यों कर रहा है? वो हैरान थी। पहली बीवी की वफ़ात हो गई है, बच्ची है छोटी सी, बल्कि सिर्फ चंद दिनों की ही है। ओह, तो बेटी के लिए कर रहा है शादी? वो तंजिया मुस्कुराई। नहीं हरम, मुझे शीज़ा ने खुद बताया था कि उसका भाई शादी के लिए नहीं मानता। बच्ची का क्या है, पल ही जाएगी गवर्नेंस के हाथों, मगर शीज़ा चाहती है कि कोई ऐसी हो जो बच्ची को अपनी बेटी समझकर पाले। वो उसे आया के हवाले नहीं करना चाहती थी। जहाँ तक अपनी क्लास अपने तबके से शादी की बात है तो तुम्हें भी पता है वो लड़कियाँ उन झमेलों में नहीं पढ़ना पसंद करती। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बात मुकम्मल की थी। और ये खुदा न ख्वास्ता कोई ऐप नहीं है, उन्होंने धीमे लहजे से कहा। तो आप क्या चाहती हैं? हरम ने बड़े हौसले से कहा। शीज़ा तो कह रही थी अगर आप राज़ी हैं तो इरम के साथ ही सादगी से निकाह कर लेंगे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। फरहत भी बड़ी वकालत कर रही थी, कह रही थी कि आंटी इसमें कोई ऐप नहीं है, माशाअल्लाह पूरे हाथ पैर का जवान जहान मर्द है। मुझसे इरम ने कहा था कि हरम के लिए अगर कोई रिश्ता हो तो ज़रूर बताओ। मुझे हरम बिल्कुल बहनों की तरह अजीज़ है। मुझे लगा कि ये उसकी खुशकिस्मती होगी अगर वह शीज़ा की भाभी बन जाए। वो तो गारंटी भी दे रही थी कि सब कुछ हमारी मर्ज़ी का होगा, उनकी कोई डिमांड नहीं होगी, वो कह रही थी। और हरम का जहन सिर्फ 2 लफ्ज़ों में गूंज रहा था, सादगी से निकाह और नो डिमांड्स। आप जो चाहती हैं वही होगा अम्मा, मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। हरम ने उनको गोद में चेहरा छुपा लिया।
उन्होंने बेसाख्ता उसके सर पे बोसा दिया था। उनकी साबिर बेटी की आजमाइश ख़त्म होने को थी, मगर कौन जानता है आजमाइश ख़त्म होने को थी या शुरू। रब के राज उसकी रज़ा के बगैर कौन जान सकता है। आपको लगता है कहानी बड़ी टिपिकल सी है, मुझे भी यही लगा था, मगर हमेशा वैसा नहीं होता जैसे हमारे अंदर होते हैं, अंदाजे होते हैं। मेरी तरह आपको भी लग रहा होगा कि अब दोनों की शादी हो जाएगी। हीरो साहब थोड़े से अकड़ होंगे, मगर जब वो हीरोइन साहबा के बिलोस खिदमत और सब्र देखेंगे तो दिल नरम पड़ जाएगा और यूं काराइन एक और हैप्पी एंडिंग से महसूस होंगे। ये सब हमारे अंदाजे हैं, और मैंने कहा ना, अंदाजे हर बार अच्छा रिजल्ट दे ज़रूरी नहीं है। ये कहानी किस तरह मुख्तलिफ साबित हुई मेरे लिए और आपके लिए, आए देखते हैं। चलते हैं रुमान और हरहम के पास। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है शीज़ा, मुझे तुम्हारी कोई फिजूल बात नहीं सुननी है। वो तो शादी का मौज़ा सुनते ही हत्ते से उखड़ गया था। आह भाई, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें। वो झुंझलाकर उलट पड़ी थी। मुझे तुम्हारी बेवकूफ़ाना बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मज़ीद खफा हुआ था। शीज़ा ने बेबसी से फ़हद को देखा और उसके पहलू से उठकर रुमान के पास जाकर बैठ गई। शादी तो आपको करनी ही है ना, आज नहीं तो कल। तुमसे किसने कहा है मुझे शादी करनी है? वो उल्टा पड़ गया। अब की बार फ़हद बीच में कूद पड़ा। भाईजान प्लीज़, क्या आपको वीरान ज़िंदगी गुजारनी है? नहीं ना, तो फिर क्या हर्ज है शीज़ा की बात मानने में? उसने तहम्मुल से कहा था। नहीं फ़हद प्लीज़, मैं अभी ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं हूँ किसी नए रिश्ते को बनाने के लिए। सख्त अपसेट नज़र आ रहा था। मुझे पता है आप तैयार नहीं हैं, मगर यही वक्त सही फ़ैसले लेने का है। अगर आप इस टेंशन में रहेंगे तो आप तो पागल हो जाएंगे। और लाइबा का कुछ सोचा है आपने? फ़हद ने संजीदगी से कहा। रुमान ने सख्ती से लब भींच लिए थे। अभी सारा को गए दिन ही कितने हुए हैं, वो जैसे बोला था। तो आप खुदा न ख्वास्ता बेवा तो नहीं है जिसकी इद्दत पूरी करना लाजिम है? शीज़ा हस्बे आदत बिना सोचे समझे झट से बोली थी। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी फ़हद को हंसी आ गई थी। रुमान भाई, आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि आप लाइबा को भी अपनी जैसी ज़िंदगी देना चाहते हैं? फ़हद के सवाल ने रुमान को सोचो और यादों की वादियों में धकेल दिया था। लेकिन उसकी बात की क्या गारंटी है कि वो आने वाली लड़की उसे माँ बन के पालेगी? उसने जिराह की। अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि बच्चों की झंझट में ना पड़ने की चोचले अपर क्लास की लड़कियों के होते हैं, मिडिल क्लास की लड़कियों के नहीं। अमूमन तौर पर समझौता करना जानती हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसने रद्द किया। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, ये कोई क्राइटेरिया वाकई नहीं है, लेकिन बहरहाल ऐसा ही होता है। तो फिर तुम दोनों क्या चाहते हो? वो जैसे आजिज़ आ गया था। आप हाँ कर दें। शीज़ा का लहजा हतमी था। वो बेबसी सा हाँ में सर हिला गया था, मगर वो अंदरूनी तौर पर इस कदर डिस्टर्ब था कि हसन को बताए बगैर ना रह सका था। हसन उसका बेहतरीन दोस्त था और उससे कभी उसने कुछ नहीं छुपाया था। देख रुमान, परेशान होने के मसाइल हल नहीं होते हैं। मुझे ये बताओ, उस लड़की का हुदूद दर्जा क्या है? शीज़ा बता रही थी, ग्रेजुएट है और बहुत ही नरम मिजाज की सुलझी हुई लड़की है। ये तो ठीक अलामात हैं, मगर तुम आखिर किस किस्म की तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो? वो उलझ गया था। बस यही सोच रहा हूँ कि अगर वो ऐसी साबित ना हुई तो इसमें सोचने की क्या बात है? तुझे एक आम सी हकीकत बताऊं, बल्कि तो उसमें कॉमन सेंस भी समझ ले। जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, वो मरती हैं दौलत के पीछे। अमीरों पे उनकी राल बड़ी जल्दी टपक पड़ती है। तू तो खैर हैंडसम भी है, अमीर भी है, तो मुझे देखकर तो उसकी हवास ही तुझे देखकर तो उसके हवास ही जवाब दे जाएंगे। मगर आज तुझे एक पते की बात बताऊं तो उसकी औकात में रखना। क्या मतलब? रुमान ने पेशानी पे शिकन आ गई थी। मतलब देख ना वो चाहेगी तो उस पर बेतहाशा पैसा लुटाए। आफ्टर ऑल वो तेरी नई नवेली बीवी होगी। और ये भी याद रखना कि ये उसकी पहली शादी है, दूसरी तो तेरी होगी ना। मुझे तुम्हारी फ़िलॉसफी बड़ी अजीब लग रही है हसन, और सॉरी टू से, मगर इस वक्त तुम बड़े मीन लग रहे हो। वो साफ गोई से बोला था। हसन बुरा मानने के बजाय हंस दिया। तेरे भले को कह रहा हूँ यार, ये लड़कियाँ बड़ी अजीब होती हैं। कोई तो वजह है जो तुझसे शादी पे तैयार हुई है। देख, तेरी दूसरी शादी है और तू एक बच्चे का बाप भी है। तुझे क्या लगता है क्या रीज़न है? ऑफ कोर्स पैसा मेरी जान, पैसा। हसन तंज़िया मुस्कुराया। रुमान ने बेयकीनी से उसे देखा था। क्या पैसा इतना मैटर करता है? ऑफ कोर्स करता है, ख़ास तौर पर उन लोअर एजिस के लिए। हसन ने लापरवाही से शाने झटकाए।
रोमान ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया। इरम ने जब से हरम के हाँ के बारे में सुना था वो उससे सख्त खफा थी और सुबह से तो उससे बात का जवाब भी नहीं दे रही थी। हरम ने भी अपने छेड़ना नामुनासिब समझा था। अम्मा ने कल बाकायदा तौर पर रोमान को हाँ कर दी थी, शायद इसीलिए इरम इतनी सख्ती से नाराज़ नज़र आती थी। सारा दिन उसकी खामोशी झेलने के बाद वो रात में जब सोने के लिए लेटी तो हरम से रहा नहीं गया। तुम मुझसे खफा हो? नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है? इरम का लहजा अकड़ा हुआ था। मुझे समझ आ रही है इरम कि तुम किस बात को लेकर इस तरह का रवैया अपनाए हुए हो। नहीं, तुम्हें समझ ही तो नहीं आ रही है। क्यों की है तुमने हाँ? आखिर क्या कमी है तुम में? तुम उस शख्स की दूसरी बीवी बनने पर तैयार हो? इरम फट पड़ी थी। हरम ने बड़े सुकून से उसकी बात सुनी थी। वो पहले ही ज़हनी तौर पर तैयार थी। इरम उसके किस्म के सवालों के लिए पहली बीवी बनने पर कोई तैयार नहीं। पहली बीवी बनाने पर कोई तैयार नहीं है। मैंने सोचा दूसरी ही बन जाऊं। हरम ने सफाकी से जैसे अपने ही बकिए उधेड़ डाले थे। तुम क्या कह रही हो? इरम की आंखें फैल गई थी। तो और क्या कहूँ? अम्मा बता रही थी लड़का अच्छा खासा खूबसूरत है, अमीर तो वो है ही, तो मुझे और क्या चाहिए? वो लापरवाही से कंधे झटक कर बोली थी। तुम इतनी मादियत पसंद कब से हो गई हो? इरम को बेहद सदमा हुआ था। ओहो इरम, इसमें मादियत परस्ती कहाँ से आ गई है? एक लड़की को और क्या चाहिए? उसने सर झटकाए हुए रुख फेर कर लेट गई थी। वो एक बच्ची का बाप है। इरम ने कदरी बुलंद आवाज़ में उसे याद दिलाया। पता है मुझे। उसका इत्मीनान बरकरार था। इतना शौक क्यों उठ रहा है? वो झल्ला गई थी। तुम्हारी शादी देखकर, उसने सुकून से कहा था। ओह तो ये बात है, तुम फरार चाह रही हो यहाँ से? इरम का लहजा इस बार खोज लगाता हुआ था। हाँ, मैं यहाँ से फ़रार चाहती हूँ। मैं थक चुकी हूँ रिजेक्ट होकर। मैं उकता गई हूँ लोगों के सवालात से और मुझे अपनी माँ की बेबसी से डर लगता है। हरम का लहजा और आवाज़ भीग गई थी। इरम बेसाख्ता उसे लिपट गई। दोनों की मध्यम सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थीं। दोनों शादियाँ बहुत खैरुसलूबी से हो गई थीं। अम्मा बेहद खुश थी। इरम सफ़ीर के साथ रुखसत हो गई थी और हरम रोमान के साथ बड़े ही महल में जाकर घर में आ गई थी। शीज़ा उसे बहुत खूबसूरती से सजे बेडरूम में छोड़ती है। वो थकी हुई थी मगर इस वक्त बहुत इश्तियाक से कमरे का जायज़ा लेने में मगन हो जाती है। जब आहिस्ते से दरवाज़ा खोला गया, हरम की निगाहें बेसाख्ता दीवार से होते हुए खुलने वाले दरवाजे पर मरकूज़ हो गई थी। एक दराज कमत शख्स दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहा था। वो दरवाज़ा बंद करके पलटा तो भी हरम की निगाहें उसी पर जमी हुई थी। वो एक मुजस्समा की तरह यकटक उसे ही देख रही थी। इसका कद लंबा था और रंगत सुर्ख व सफ़ेद चमकदार भूरी आंखें और सीधे भूरे बाल जिनमें कहीं कहीं सुनहरापन झलकता था। उसे देखकर हरम के जहन में बस एक ही लफ्ज़ आया था, वजीहा शकील। वो इतना खूबसूरत था कि हरम को अपनी खुशकिस्मती पे यकीन आने लगा था, बल्कि शायद अपने लिमिटेड लाइफ में रहते हुए भी उसे एतराफ़ था कि उसने शायद ही कभी इतना हैंडसम मर्द देखा हो। वो आहिस्तेगी से चलता हुआ उसके नज़दीक आया और क्राउन से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। हरम, उसकी भारी और गंभीर आवाज़ उभरी थी। हरम की धड़कनें बढ़ गई थीं। आप चेंज करके इजी हो जाएं, फिर बात करते हैं। उसका लहजा धीमा मगर तमसखाना सा था। हरम को चंद सेकंड लगे उसकी बात समझने में। फिर वो खुद को संभाल कर उठी और आहिस्ते से चलती ड्रेसिंग टेबल के आगे बढ़ गई। उसने हाथों में पहनी चूड़ियाँ उतारना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से चूड़ियाँ उतारने के बाद उसने हाथों में पहनी हुई अंगूठियाँ उतारना शुरू कर दी। मेहंदी से भरे हाथों को देखते हुए उसे इरम की कितनी ही बेसाख्ता शौकियाँ और मायने खेजी शरारतें याद आने लगी थीं। उसने ज़ोर से आंखें मीचते हुए अंदर उठते हुए शोर को दबाया और दुपट्टे पर लगी पेंस उतारी। अब वो दुपट्टा उतार कर सीने पर फैला चुकी थी। कानों और गर्दन में पहने जाने वाले जेवरात उतार कर दराज में रखे और हाथ और बाथरूम की सिमत बढ़ गई थी। 20 मिनट बाद जब वो वापस आए तो शावर ले चुकी थी। बालों को तौलियों में समेटे लाइट पिंक कलर के शलवार सूट में वो ढीले ढाले चेहरे के साथ उसके सामने थी। सपाट चेहरे के साथ ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठकर उसने बाल सुलझाए। वो खुद पर रोमान की जमी निगाहें महसूस कर सकती थी। वो भी जानती थी कि उन निगाहों में उसके लिए कोई जज्बा ना था। बिल्कुल नॉर्मल सा अंदाज, जैसे हम किसी मामूल के मंज़र पर निगाह दौड़ाएं और उसमें नया ना पाकर निगाहें हटा लें। अब कि वो शायद उससे कुछ
कह रहा था। हरम उसके अल्फाजों को समझना चाह रही थी, मगर उसको बस रोमान के हिलते लब दिखाई दे रहे थे। वो पता नहीं क्या कह रहा था। हरम को यखलत अपना सांस बंद होता महसूस होने लगा। उसका एहसास कमतरी पूरी तरह उसे अपने घेरे में ले चुका था। वो वजीहा खूबसूरत तो नहीं थी, मगर कबूल सूरत ज़रूर थी। मगर इस पल उसे लग रहा था वो रोमान लाशारी के सामने कुछ भी नहीं थी, बल्कि नाकाबिल कबूल थी। उसके दिल कर रहा था कि काश वो वहाँ से भाग सकती। यकदम बड़ी सी स्लाइडिंग विंडो, टप टप बूंदें बरसी थी और फिर तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। बारिश भी क्या नेमत है रब की। बारिश को कोई सी भी हो, हमेशा धरती की ज़रूरत ही होती है, मगर फ़र्क होता है बारिश में भी। बाहर बरसने वाली बारिश बहुत पुरजोश थी और ठंडी, और अंदर बरसने वाली बारिश बहुत मध्यम थी, आहिस्ता और दहकी हुई आग की मांद, जिसमें उसका सारा वजूद जल जाने को था। बारिश थम गई थी, रात बीत गई थी और दिन निकल आया था, चमकदार और सुनहरा दिन, जिसने रात की तारीकी को निगल लिया था। और सुनहरे दिन में चमकते हुए दरख्तों को एक देखते हुए हरम ने बेड पर दराज उस मर्द को देखा, जिसे देखकर उसे सिर्फ एक ही लफ्ज़ याद आया था, बढ़ता हुआ मर्द। उस मर्द को जो हर लफ्ज़ से बढ़ता जा चुका था, हर लिहाज से बढ़ता जा चुका था। बढ़ते हुए जज्बात, बढ़ते हुए एहसासात, मामूल का अंदाज़, सर्द महरी की इंतहा थी, या अपने सिर ज़रूरत होने का एहसास। वो नहीं जानती थी। उन सब पर हावी सिर्फ एक ही जज्बा, एहसास कमतरी। और इस एहसास ने जैसे उसे अंदर तक थका डाला था। अभी तो सफ़र का आगाज़ था, मगर उसे अभी से ही ढाल होकर पड़ गई थी। कहा जाता है मर्द हर नई औरत के पहलू में बैठकर नया हो जाता है। अगर ये कहावत सही भी होती तो कम अज़ कम रुमान लाशारी के लिए नहीं। नाश्ते की मेज़ पर शिज़ा और फ़हद भी मौजूद थे। सारा की वफ़ात के बाद से शिज़ा यहीं थी और वो नन्ही लाइबा को संभाल रही थी। गुड मॉर्निंग हरम, शिज़ा ने मुस्कुराते हुए उसे विश किया था। सुबह खैर, वो हल्के से मुस्कुराती और रोमान को फ़हद के साथ आता देखकर आंचल सर पर डालने लग गई थी कि न जाने बगैर उससे दो भूरी आंखों में कैसी हैरत उतर आई थी। तुम्हें मेरे भाई कैसे लगे हरम? शिज़ा शरारत से मुस्कुराई थी। जवाबन वो आहिस्ता से सर झुका गई थी। उसके इस शर्मीली अदा पे सब हैरत ज़दा रह गए थे। शिज़ा बेसाख्ता खिलखिला दी। रोमान भाई, आपको हरम कैसी लगी? उसका जवाब तो मुझे मिल गया है। अब के वो रोमान की सर हुई थी। रोमान ने एक सपाट नज़रें अपने पहलू में बैठी हरम पे निगाह दौड़ाई, जो तावीज़ शलवार कुर्ता उसके मुकाबिल और भी आम लग रही थी। फिजूल बातें मत करो शिज़ा, नाश्ता शुरू करो। उसका लहजा सर्द था। हरम के अंदर तक उसकी सर्दमहरी उतर गई थी। एक जहरीली सुई टक से उसके दिल में पेवस्त हो गई थी और उसने सब्र बर्दाश्त का पहला सबक पढ़ लिया था। हम दहशत के बासी हैं ए शहर के लोगों, ये रूह प्यासी है, वरीसे में मिली है। दुख दर्द से सदियों की ताल्लुक़ है हमारा, आँखों की उदासी हमें वर्षे में मिली है। लाइबा से उसी शाम उसकी पहली मुलाकात हुई थी। शिज़ा बहुत मान और प्यार से सारा घर और लाइबा उसके सुपुर्द करके अपने घर सधारी थी, और हरम तो लाइबा को देखकर दंग रह गई। वो तो अपने बाप से भी बढ़कर खूबसूरत थी, और हरम ने किसी कभी ख्याल किए बगैर उसे बेसाख्ता और बेख्तियार इतना चूमा कि वो कसमसाने लगी। जोश व खुशी के मिले जुले एहसास से उसका रंग सुर्ख पड़ा हुआ था। ये कितनी प्यारी है शिज़ा अपी, वो मुस्कुराई थी। शिज़ा जो उसके इतने बेसाख्ता रवैये पर हैरान सी थी, बेसाख्ता सुकून महसूस करके मुस्कुराई थी। बहरहाल तुम्हारी ही बेटी है हरम। उसने हरम को कितना मान दिया था। जी मेरी बेटी? हरम ने लाइबा को सीने से भींच लिया। शिज़ा ने दाद देने वाले अंदाज में रोमान को देखा तो जो खुद भी हैरत की ज़िद में था। ओके जानी, मैं चलूँ? शिज़ा उसके अलविदाई मुलाकात के बाद रुखसत हो गई थी। कुछ देर बाद रोमान भी सजा सजाया गाड़ी लेकर निकल गया था। वो बौखलाई सी फिरने लगी थी। उसने सारा घर देख डाला, इतना बड़ा और इतना खूबसूरत घर कि वो दंग रह गई थी। हैरत से उसकी बात थी कि ये इतने बड़े घर में वो तन्हा रहेगी। वो लाइबा को लेकर बैठी थी जब जीनत उसके पास आ गई। जीनत उस घर की वाहिद मुलाजिमा थी जिसके ज़िम्मे तकरीबन सभी काम थे। वो अधेड़ उम्र खातून थी। बीबी, खाना तैयार है, लगाऊं? नहीं, आप जाएं, लाइबा के पापा आएंगे तो ही लगाइएगा। उनका आने जाने का कोई वक्त नहीं है। इसका लहजा सपाट था। हरम ने किस कदर चौंक कर उसे देखा। जैसा मैंने कहा है वैसा ही कीजिए। जी। वो कुछ भी कहे बगैर उठ गई थी। महरूमियाँ हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। बाज़ इंसान उनसे समझौता कर लेता है,
उन्हें अपना नसीब समझकर सब्र कर लेता है और बाज़ उन्हें बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, सारी ज़िंदगी का रोग बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ महरूमियाँ हरम और रुमान की ज़िंदगी में भी थी। हरम कितनी बहुत सारी महरूमियत थी इस मासूम लड़की की ज़िंदगी में। सबसे पहले बाप की महरूमी, महज 17 साल की उम्र में यतीम होना किसी से सबसे बड़ी महरूमी है। ज़रा होश संभाला तो इर्द गिर्द मौजूद नज़रों ने एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि वो खूबसूरती से महरूम थी। वो खूबसूरत, वो किसी भी लड़की का सबसे ज़रूरी जज समझा जाता था। शायद समझा नहीं जाता, बल्कि ये तो मुआशरे का बनाया हुआ क्राइटेरिया है। सोने पे सुहागा, उसके मुख्तसाद इरम बहुत खूबसूरत थी। सुर्ख व सफ़ेद रंगत और खूब चमकदार आँखें। वो हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बनने की सलाहियत रखती थी। हरम के लिए आने वाला हर प्रपोज़ल खुद ब खुद इरम की तरफ मुंतकिल हो जाता। इस कमी ने उसके अंदर एहसास कमतरी बेदार करने में पूरा किरदार अदा किया था। ऐसा नहीं था कि वो इरम से जेलस थी, मगर इर्द गिर्द एहसास दिलाना वाले इतने थे कि वो ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हो जाती थी। गंदमी रंगत, आम सी काली आँखें, छोटा सा नाक और कदरे उलझे हुए अनाबी होठ। वो बहुत खूबसूरत तो नहीं, मगर पुरकशिश ज़रूर थी, और इस कशिश में किसी को टिक हाथ उसके सियाह ब्राउन इमराज के कर्ली बालों का भी था, जो सर से बिल्कुल सीधे थे मगर कंधों तक जाते घुंघराले हो जाते थे। कभी कभी वो आईने के सामने खड़ी होकर सोचती कि इसके चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं था जो किसी को मुतवज्जो करने का बाइस बना। वो लाचारी तौर पर हर किसी से कटने लगी। पता नहीं कैसी ज़िंदगी थी, बेरंग बेमकसद। या शायद उसे लगता था, कभी कभी तो ऐसा लगता है, वो ज़िंदगी में शायद इसी इंतज़ार में मर जाएगी कि आम नॉर्मल लड़कियों की तरह वो भी ज़िंदगी गुजार सके। आम नॉर्मल लड़की जिसकी ज़िंदगी शादी से शुरू होकर अपने घर तक ख़त्म हो जाती है। शायद वो आम लड़की नहीं थी। रुमान लशारी से शादी सरासर एक फ़रार थी, घुटे हुए तंग नज़र मुआशरे से एक फ़रार, जहाँ हर दूसरे शख्स को टेंशन ये थी कि उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। जब अम्मा ने उसे रुमान की बाबत दरियाफ़्त किया, तब ही उसके दिमाग में कतई तौर पर वो कुछ नहीं था जो उसने इरम से कह डाला था। वो सिर्फ इरम को टालने के लिए एक जवाज़ था। मगर रुमान लशारी से शादी उसकी ज़िंदगी का सबसे अजीब वाक़या, बिल का हादसा कहना ज़्यादा बेहतर होगा, साबित हुई थी। ये सब इतना हैरत अंगेज़ था कि वो दिन तो समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या था। अजीब था वो शख्स, अपनी ज़ात में मगन, उसे बड़ी शिद्दत से अपनी जानिब खींचने वाला ये इंसान हर लिहाज से अजीब था। हरम को वो खुद से इतने फासले पर लगता कि वो सदियों के बाद भी उस तक ना पहुंच पाएगी, इतना ही दूर था वो मशरिक़ थी तो रुमान मगरिब। फ़र्स्ट क्लास का बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड बंदा था, जिसके अफ़ाल व अमाल उसने नरमी से कहा था। ज़ीनत खामोशी से बाहर निकल गई थी। कुछ देर बाद लैंडलाइन के नंबर पर इरम का फ़ोन आ गया। हरम को बेहद खुशी हुई थी। कैसी हो इरम? सफ़ीर कैसा है? वो मुसर्रत से पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ और वो भी बहुत खुश हैं। इरम के लहजे में खुशी फूट पड़ी रही थी। मैं भी ठीक हूँ। वो यूं ही बेवजह से हंस दी। रुमान साहब कैसे हैं? वो भी ठीक हैं। वो धीरे से बोली। हाँ भाई, ठीक तो होंगे, क्यों नहीं होंगे, उनका तो नाम ही बड़ा रोमांटिक है। इरम ज़ोर से खिलखिलाती है। हरम ने भी उसका साथ दिया। वैसे क्या कर रही हो इस वक्त? कुछ नहीं, लाइबा के साथ बिज़ी हूँ। लाइबा? रुमान साहब की बेटी? वो चौंकी थी। नहीं, हमारी बेटी। हरम का लहजा मजबूत था। हाँ ये तो है। अच्छा हरम भाई, मुझे ये बताओ, अम्मा की तरफ कब आ रही हो? मैं कल आऊँगी, तुम भी आ जाओ तो कितना मज़ा आएगा। इरम जोश से बताने लगी थी। अच्छा, बात करूँगी इनसे। हरम का लहजा धीमा था। नहीं, तुम्हें लाजमी आना है, वो ज़िद्दी सी बोली थी। अच्छा बाबा, कहाँ ना, देखूँगी। ओके फिर कल मिलते हैं। इरम ने फ़ोन बंद कर दिया था। कुछ देर बाद वहीं सुकून से बैठी कुछ सोचती कि फिर उठी और लाइबा के कमरे में आ गई थी। रुमान के कमरे के साथ ही लाइबा का कमरा था। दोनों के दरमियान में दरवाज़ा भी था जुड़ा हुआ। इरादा लाइबा के कमरे में ज़मीन रिहाइश का था। लाइबा को सुलाने के बाद बेड पर लेटी रही थी। ज़ीनत की बात वाकई सच थी। रुमान अभी तक नहीं लौटा था। हरम को भूख लग रही थी, मगर वो सब्र करके लेटी रही। इस वक्त बजे थे जब उसे गाड़ी रुकने की आवाज़ ने चौंका दिया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और अंदर आकर हरम ने फ़ौरन उठ बैठ गई थी। आप यहीं रहेंगे? रुमान ने पूछा था। जी, मैंने सोचा अगर लाइबा को भी आप कमरे में ले गई तो आप डिस्टर्ब होंगे।
और अकेला मैं उसे यहाँ छोड़ नहीं सकती, इसे मैं भी इसी कमरे में रहूँगी। मध्यम से आवाज़ में उसने तफसील से बताया था। ओके। उसने लापरवाही से शाने झटके और मुड़ने लगा, फिर रुक गया। डिनर कर लिया आपने? नहीं, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। इस बार कदरे मुस्कुराई थी। रोमान की आंखें हैरत कर आई। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? मेरा इंतज़ार? उठिए, फ़ौरन खाना खाइए, और आज के बाद इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कुछ नहीं होता, कब आऊँ? उसके लहजे में झंझलाहट थी। ठीक है। दूसरी जहरीली सुई हरम के दिल में पेवस्त हुई थी। उसने धुंधलाई हुई आंखों से उस शानदार इंसान को देखा था जिसे जज्बात और एहसासात सारा के साथ ही मर चुके थे। बड़े ही मेजर्ड और वेल प्लान्ड थे। वो जितने खूबसूरत था उतना ही सर्द मिजाज था, और जितना सर्द मिजाज था उतना ही बेनियाज। वो बोलता नहीं था बल्कि हुक्म देता था। होने पे बग़्ज़ लोग जिन्हें खुदा बड़ी मोहब्बत से बनाता है, वो जिनकी किस्मत बड़ी रिच होती है, वो हर लिहाज से माला माल होते हैं। रुमान लशारी भी दुनिया में वो नेमतों से माला माल ऐसा ही एक इंसान था। हरम की हैरत होती है वो क्यों आ गई थी उसकी ज़िंदगी में। उस महल में उसकी जगह कहाँ थी? रुमान लशारी तो शहज़ादा था, और उस शहज़ादे के लिए कोई मलिका ही होनी चाहिए थी। वो कहाँ आ गई थी? हरम आसिफ तो उसकी कनीज़ बनने की भी काबिल नहीं थी। हरम उसे बड़ी हसरत से देखते हुए सोचती है। नाआसूदगियों का एक तवील सिलसिला था जो उसकी ज़िंदगी में जहर घोलते रहा था और अब भी घोल रहा था। रुमान लशारी के सामने उसका एहसास कमतरी और भी बढ़ रही थी, बुरी तरह उभरी कर सामने आ जाती थी। वो उसका सामना करने की कतराती थी। यूँ भी वो उससे बहुत कम मुखातिब होता था, बल्कि हकीकतन तो ये हरम खुद ही महसूस करती थी कि वो उसे नज़रअंदाज करता था। हाँ, अलबत्ता कभी कभार उसे लगता था वो बड़ी गहरी और जांचने वाली निगाहों से उसका जायज़ा लेता है। शादी के 11वें दिन वो दूसरी बार अम्मा की तरफ गई थी। हर तरफ उनकी मुकम्मल तसल्ली कराई थी कि वो खुश है, घर में सब ठीक है, रोमान बहुत अच्छा है, उसका बेहद ख्याल करता है। ख्याल जोर देते हुए उसकी आंखों में ना जाने क्यों ढेर सारा धुआं उतर आया था। उसका अंदाज कर्राहने लगा था। उसने इरम को देखा जिसे सफ़ीर की मोहब्बतों ने बेतहाशा हसीन और मगरूर कर दिया था। उस पर निगाहें ही नहीं ठहर रही थी, और उसने अंदर कुछ मज़ीद सन्नाटे उतर आए थे। वो जैसे कुछ सोचों के मांद और कुछ भी उसने घोल में समेट गई। उसे लगता था शहज़ादे के हाथ आई कनीज़ है जिस पर वो अपनी तीरंदाजी के मुश्क करता रहता है, और हर जहरीले तीर, हर सुई जैसे उसके दिल को अपने जहर से नीला करती जा रही थी। उस शाम वो घर वापस लौटी तो पहले से ज़्यादा खामोश, अफसरदा और कनूती हो चुकी थी। खिलाफ तवक्कुल रुमान घर पे ही था, और उससे ज़्यादा खिलाफ तवक्कुल लाइबा उसकी गोद में ही थी। ये भी रुमान का ही हुक्म था कि वो लाइबा के बगैर ही अपनी वालिदा के घर जाए। अस्सलाम वालेकुम। उसने आहिस्तगी से सलाम किया। रुमान ने जवाब सिर्फ सर हिलाने पर ही एक दफ़ा किया। हरम का रंग फीका पड़ गया। लाएं, उसे मुझे दे दी। तंग तो नहीं किया इसने? उसने हैंड बैग एक तरफ डालते हुए हाथ आगे बढ़ाए। रुमान ने कुछ कहे बिना लाइबा उसे थमा दी। हरम ने बेसाख्ता उसकी पेशानी पर बोसा दिया, और उसने नोट किया कि रुमान उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। ज़ीनत बीबी, उसने मुलाजिमा को पुकारा। वो फ़ौरन हाजिर खिदमत हो गई थी। आपने इसको फीडर दिया? जी। उसने सर हिलाया। अच्छा, खाने में क्या है? उसने अगला सवाल दागा था। वही जो आप बता कर गई थी। ठीक है, खाना लगवाओ। उसने ज़ीनत की बात की जवाब देकर रोमान से पूछा। वो बेनियाजी से चैनल सर्चिंग करता हुआ हरम को अपने एहसाब खींचते हुए महसूस होने लगे। खाना लगवाऊं? उसने दोबारा हिम्मत करके पूछा था। उसने इस बार नज़रों का जाविया बदल कर उसे देखा। नज़रों से नज़रें मिली, और उसकी आंखों का सारा सर्दपन हरम आसिफ के अंदर उतर गया था। उसने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया और उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हरम साकत बैठी उसकी पुश्त को देखती रही। खाना लगाऊं बीबी? ज़ीनत ने मुतवज्जह किया उसे। उसने इनकार में सर हिलाया और लाइबा को साथ लेकर उठ गई थी। रात में लाइबा को सुलाने के बाद उसने अपने और रुमान के कमरे के दरमियानी दरवाजे को खोलती अंदर आ गई। वो बेड पर नीम दराज था। वो हाथ में मोबाइल था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने चौंक कर नज़रें दौड़ाईं और हरम को देखा और फिर वापस फेर ली। हरम के कदम सुस्त पड़ने लग गए थे। आप नाराज़ हैं मुझसे? उसने बेड के करीब आते हुए बहुत आहिस्ते से डरे हुए अंदाज में पूछा था। किस बात पर? उसने चौंक कर कदरे नागवारी से पूछा। हरम का हौसला पुस्त होने लगा। मुझे लगा, कहते हुए उसका दिल डूब रहा था। अंदाज़े लगाना अच्छी बात है, मगर हर बार अंदाज़े एक्यूरेट रिज़ल्ट दें ये ज़रूरी नहीं। वो चुपते हुए लहजे में बोला था।
ये वाहिद जुमला था जो उनकी 11 दिन की आज़ादी ज़िंदगी में रोमान ने बोला था, और इतना लंबा था, वो इतना लंबा था, खड़ूस सड़ियल पानी हरम की आंखों में इकट्ठा होने लगा। फिर आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? बहुत ज़ब्त करने के बावजूद उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उसके आंसू से रोमान को हैरान कर दिया था। उसने फ़ोन साइड पर रखा और सीधा हो गया। हरम प्लीज़ बैठिए यहाँ पर। उसने टांगें समेट ली थी। हरम आहिस्ते से बैठ गई। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और वो बाएं हाथ से पुश्त उसके आंसू पोंछ रही थी। हरम, एक्चुअली मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं था। शीज़ा ने मुझे फ़ोर्स किया और मैंने हाँ की, क्योंकि इस घर को, लाइबा को आपकी ज़रूरत है। वो बहुत तहम्मुल से बात कर रहा था जब हरम ने तेज़ी से उसकी बात कतई की। लेकिन आपको नहीं थी? उसके अंदाज़ में यकीन था। मैंने ऐसा नहीं कहा। रोमान ने भवें उचकाकर फ़ौरन उसे टोका था। वो खामोशी से फ़र्श को घूरती रही। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने हाँ क्यों की थी, तो रोमान का लहजा तंज़िया था। हरम के दिल में जैसे किसी ने मिर्ची उतार दी थी। उसने जर्द रंगत और कपकपाते लबों के साथ उसे देखा और तेज़ी से उठ खड़ी हुई थी। इतनी ही तेज़ी से रोमान ने उसका हाथ खींचकर वापस बिठा दिया था। आप मेरी बात का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। इसका लहजा सर्द था। क्या जानने की ख्वाहिश है आपको? मैंने तो इसी तरह हाँ की थी जैसे हर लड़की करती है। वो बेबसी से कह गई थी, कहकर रोने लगी। किसी भी लड़की की ये ख्वाहिश नहीं होती है कि वो ऐसे मर्द के साथ शादी करे जो पहले से ही शादीशुदा हो और एक बच्ची का बाप हो। वो बोला था, मगर ना उसकी आवाज़ बुलंद हुई और ना ही उसका लहजा बदला था। सिर्फ एक खोज थी। हरम का रोना बदतरीर बढ़ता जा रहा था। रोमान ने इसराफ से उसे देखा था। आप रोकर क्या साबित करना चाह रही हैं? वो झुंझलाया था। जवाबन वो कुछ नहीं बोली थी। दोनों के दरमियान खामोशी का एक अज़ियतनाक वक्फा आ गया था, जिसमें हरम की सिसकें गूंज रही थी। हरम प्लीज़। उसके लहजे में तेश आ गई थी। वो एकदम तेज़ी से उठी और भागती हुई दरमियानी दरवाज़ा पार कर गई थी। उसके पीछे दरवाज़ा बंद हुआ। रोमान पुरसोच नज़रों से बंद दरवाजे को देख रहा था। हरम का रवैया उसके लिए हैरत अंगेज़ था। हसन काफ़ी दिनों बाद ही उसकी तरफ आया था, मगर उसकी तरफ उसे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था। उसकी मगर जदीद तरीश खराश के सूट में वो सलीके से दुपट्टा ओढ़े बड़ी संजीदा दिखाई देती थी। रोमान ना चाहते हुए भी उसे नोट्स करने पर मजबूर हो गया था। वो दोनों चाय पीते हुए एक फ़ाइल को डिस्कस कर रहे थे जब रोमान के सेल पर इरम की कॉल आने लगी। उसने सेल को एक नज़र देखा और कॉल पिक करने के बजाय बुलंद आवाज़ में हरम को आवाज़ दी। कुछ ही देर बाद वो अंदर आ गई थी। जी, आपने बुलाया था? वो आगे बढ़ी। आपका फ़ोन है। उसने सेल उसके तरफ बढ़ा दिया था। हरम ने किसी कदर हैरानी से सेल उचकती उलझी निगाहों से स्क्रीन देखी, मगर इरम का नंबर पहचान कर उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और फ़ोन लिए तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ गई। हसन ने बगौर उसको नोट्स किया था। रोमान ने उसकी तरह देखे पर भवे उचकाकर उसे मतवज्जह किया। एक बात बताओ रोमान, उसने अंदाजे में तहकीक थी। पूछो। सारा भूल गई तुम्हें? उसका अंदाज़ा बड़ा सादा सा था। रोमान के चेहरे पर अज़ियत का साया लहराया था। क्या ऐसा मुमकिन है? उसने उल्टा सवाल किया। हसन खामोशी से उसे देखता रहा था। हरम कैसे लगी तुम्हें? किस हवाले से? वो चौंका। हर हवाले से। अच्छी है, उसने एक जुमले में निपटा दिया। इतना एहतराम तो तुमने कभी सारा का नहीं किया। हसन के अंदाज में चुभन थी। तो रोमान का अंदाज सपाट था। हसन यखलत मुस्कुरा दिया। रिलेशन कैसा है आपस में? उसका सवाल बड़ा काटदार था। रोमान के चेहरे पर नागवारी बिखर गई। तुम क्यों जानना चाहते हो? तुम नहीं बताना चाहते? हसन ने उसे घूरा था। आखिर तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? वो झल्ला गया। प्लीज़ मुझे बताओ। तुम इतने आर्टिस्टिक मिजाज इंसान हो के नापसंदीदा शख्स के साथ चाय भी नहीं पी सकते, और मैं ये भी जानता हूँ कि हर औरत मर्द को एक ख़ास रवैये और ख़ास अंदाज से मुतासर करती है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हरम आसिफ ने तुम्हें किस रवैये से मुतासर किया है। वो बहस पर आमादा था। वो लाइबा का ख्याल बहुत अच्छी तरह रखती है। उसने बात ख़त्म कर दी। हसन ने एकदम खिलखिलाकर हंस दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस बात ने हरम आसिफ को किस मुकाम पर ला खड़ा किया है? वो हंसी रोककर तंजिया बोला। क्या मतलब? रोमान के माथे पर शिकन आ गई थी। जो हैसियत उसकी तुम मुझे बता रहे हो, उसके मुताबिक वो लाइबा की गवर्नेंस ही बनती है, हसन ने जताया था। हसन, फिजूल बातें मत करो। वो खफा हुआ। फिजूल? अरे नहीं मेरे दोस्त, ये तो अकल की बात है, वरना खुद ही बताया
जब वो लाइबा की देखभाल अच्छी तरह करती है, तुम्हें उसी बात से मतलब है, और सारा को तुम नहीं भूले हो, तो इसमें हरम आसिफ का मुकाम तो यही हुआ ना। हसन फतेहमंदी से बोला था। हाँ ठीक कहा तुमने, शी इज़ जस्ट अ गवर्नेंस। वो ताहट से शाने झटक कर बोला था। लॉन्च के दरवाजे के फ्रेम में खड़ी हरम की हाथों से मोबाइल छूटा और उसके पार्ट्स खुलकर बिखर गए। वो दोनों नफूस ने चौंक कर देखा। हरम का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था और आंखें पानियों से भरी जा रही थीं। यखलत वो तेज़ी से मुड़ी और बाहर निकल गई। यूं ही हंसी हंसी में हम दिलों से खेल जाते हैं। कोई छोटी सी सीखी बात, कोई चुपता हुआ जुमला, कोई जहर आलूद लहजा, कोई बेजर सी दो मायने बात सुनने वाले के दिल पर घाव लगा जाती है, और यूं ही हंसी हंसी में हम दिलों से खेल जाते हैं। दर्द का दरिया था कि बढ़ता ही जाता था, अजियत थी कि फैलती ही जाती थी। जान को छुड़ानी अजियत और रगों को नोचता दर्द, वो जैसे ही सरापाए अजियत बनी हुई थी, और रात थी कि खना खनक कर होती जा रही थी। वो लॉन के निस्बतन तारीख हिस्से में घुटनों पर सर दिए बैठी थी जब कदमों की चाप सुनाई दी। खुशबू ने बताया कि आने वाला रोमान ही था। हरम, इधर क्या कर रही हैं आप? उठें, सर्दी बढ़ रही है, उसने हुक्म दिया। वो घुटनों पर हाथ जमाती उठने लगी, मगर सर्द मौसम और काफ़ी देर से ऐसे ही जगह बैठे रहने से फ़ौरन तौर पर मसल्स ने साथ देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिरती, रोमान के हाथ ने तेज़ी से उसे सहारा दिया। वो सीधी खड़ी हो गई, फिर गैर महसूस तरीके से बाजू छुड़ाकर आगे बढ़ गई थी। रोमान ने उसे तारीकी में कैसी होलिए मांद आगे बढ़ता देखा और ख़ुद भी उसके पीछे आया। वो सीधा अपने कमरे में चली गई थी। रोमान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर दरवाजे पर दस्तक देता अंदर आ गया। हरम वार्डरोब के आगे आ खड़ी थी। वो उसके नज़दीक चला आया। आप नाराज़ हैं? वो जैसे सवाल जवाब दे रहा था। हरम के हाथ बैठ के दुरुस्त करते साकित रह गए। उसने नज़रों से उसे देखा। रोमान के अंदर शर्मिंदगी गो हो गई थी, गहरी हो गई थी। वो सब सिर्फ एक रिफ्लेक्शन था, वरना मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था। वो मकतूम बरी सफाई पेश कर रहा था। हरम ने यकाहत भड़क कर उसकी बात काट ली। रिफ्लेक्शन नहीं था, वो आपकी हकीकी सोच थी, जिसका सबूत आपका रवैया है। क्या मतलब? वो चौंका। आपके रवैये ने तो मुझे अव्वल दिन ही मेरी हैसियत बावर करवा दी थी। अब आपने ज़बान से कह दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो खुद तर्सी में मुब्तला थी। ऐसा नहीं है हरम, उसके माथे पे लाइनें आ गई थीं। ऐसा ही है। शादी के दिन के सवाल, क्या आप भी मेरे पास आए? शादी के दिन के सिवा क्या आप कभी मेरे पास आए? मुझे अपने पास बुलाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इससे वही आखिज़ होता है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और वो एक रात, वो अभी अजीब रात थी, मजबूर की, अजियत की, तो जैसे आपके चेहरे पर दर्ज थी, वरना आपका बस चलता तो मुझे उठाकर कमरे से बाहर फेंक देते। वो बेरहमी से तजर्बिया कर रही थी। रोमान का रंग बदल गया था और माथे की शिकनें गहरी होती गई थी। उसने दृष्टि से हरम की बात काटी। जस्ट शट अप। हरम ने एकदम खामोश होकर उसे देखा और अब लब भींच लिए थे। वो सर्द नरों से उसे घूर रहा था। हरम के अंदर तलखी मज़ीद गहरी होने लगी थी। उसने हाथ बढ़ाकर हैंगर्स खींचा और बाथरूम के समेत बढ़ गई। जब वो चेंज करके लौटी तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। हरम की अज़ियत में मज़ीद इजाफा हुआ। फैसले की गलती का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ था। उसे सताने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने फ़ैसले पर पछताएगी, और इतनी जल्दी का तो उसने कभी वहमो गुमान में भी नहीं था। उसे इरम की बातें याद आ रही थी। कितना समझाया था उसने जब वो अम्मा के साथ रोमान से मिलकर आई थी। ये एरिस्टोक्रेसी बड़ी जालिम होती है हरम, खुदा ना करे तुझे पछताना पड़े। मगर एक बात याद रखना, हम लोग ना इन जैसे बन सकते हैं और ना इन्हें अपना बना सकते हैं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। रुमान लाशारी जैसा मर्द जो इतना हैंडसम प्लस रिच है, उसे लड़कियों की कमी यकीनन नहीं होगी, मगर लाजमन वो बहन के आगे मजबूर हो गया होगा। मगर मैं तुम्हें एक बार समझा दूँ, उससे उम्मीदें वाबस्ता मत करना, वरना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसे हरम की बातें अल्फाज लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद आ गई थी। आंसुओं की रवानी में एकदम मज़ीद इजाफा हुआ था। यह हालत सोई हुई लाइबा रोने लगी। उसने बामुश्किल देखते हुए सर समेत उसे उठाया
और लेकर कमरे में टहलकर उसे बहलाने लगी, मगर वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हरम ने थक हार कर उसे सीने में खींचा। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि सिर्फ एक दीवार के फर्श से मौजूद साथ वाले कमरे में सोए रोमान तक आवाज़ ना जाती। वो अभी कच्ची नींद में था। आंखें खोलकर चंद लम्हे को मोपो की कैफियत में पढ़ा रहा, फिर उठकर तेज़ी से दरमियानी दरवाज़ा खोलकर हरम के कमरे में चला आया। बड़ी ही अजीब मंजर था। सामने ही वो बैठी थी ज़मीन पे, लैबा उसके सीने से लगी थी और दोनों ज़ोर शोर से रोने में मसरूफ़ थी। वो तेज़ी से आगे आया और झपटने वाले अंदाज में उसे लैबा को छीन लिया। हरम ने फटी हुई नज़रों से अपनी खाली गोद को देखा और सर घुटनों पर रखते हुए दोनों बाजू टांगों के गिर्द लपेट लिए थे। लैबा का रोना बदतरीज मध्यम पड़ गया था और फिर शायद वो सो गई थी। हरम को उसकी आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। उसने सर उठाकर देखा, वो लैबा को बेड पर लिटा रहा था। सीधे होते हुए दोनों की नज़रें मिली। हरम को लगा ये आंखें बड़ी तीखी हैं, अफसरदा थीं। वो सियाह शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस था। उसके ब्राउन और सुनहरे बाल माथे पर बिखरे हुए थे। सफ़ेद रंगत में हल्की सी तमतमाहट थी। सियाह शर्ट में उसकी चौड़े शाने नुमाया नज़र आ रहे थे। वो उसकी तरफ बढ़ आया। आगे आकर उसने हरम को बाजुओं से थामा और सीधा खड़ा कर दिया। हरम ने कोई मज़ाहमत नहीं की। वो इस घड़ी जैसे उसकी पूरी आंखों का मामूल थी। वो उसको इसी तरह अपने कमरे में ले आया था। दरमियानी दरवाज़ा उसने खुला छोड़ दिया था। उसे बेड पर बिठाकर वो गिलास में पानी डालने लगा। फिर उसने गिलास हरम की तरफ बढ़ा दिया। हरम ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। रोमान ने ज़बरदस्ती उसके लबों से गिलास लगाया। 2 घूंट पीने के बाद उसने गिलास हटा दिया। रोमान ने गिलास वापस रखा और उसे शानों से थाम कर बेड पर लेटा दिया। उसने मज़ाहमत नहीं की। रोमान उस पर कंबल दुरुस्त कर रहा था। लाइट बुझाकर वो उठने लगा था जब हरम ने उसे हाथ से थाम लिया। मुझे नींद नहीं आ रही, उसके अल्फाज थे, या बेबसी और कर्ब में लिपटी चुनांच चीखें या शिकायतें। रोमान का लहजा हिल कर रह गया था। वो इसके करीब लेट गया। बहुत फराख दिली के साथ उसने दायां बाजू फैलाया और हरम को करीब कर लिया, यूं कि उसके शाने पर हरम का सिर आ गया। वो आहिस्ते से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। हरम यकटक उसे देख रही थी। हल्की सी नीलगोई रोशनी में वो उससे बहुत करीब था, यूं कि वो उसे महक महसूस कर सकती थी। उसने एक लंबी सांस खींचकर उसकी खुशबू से खुद को महकाया और आंखें बंद कर ली। मैं पछताना नहीं चाहती हूँ रोमान। उसके लबों से सिसकी निकली थी। किस बात पर? रोमान का हाथ रुक गया था। आपसे शादी के फैसले पर। इरम ने बहुत डराया था मुझे। वो उसकी शर्ट के कॉलर को मजबूती से जकड़े हुए थी। क्यों? रोमान ने उसकी भीगी आंखों पर हाथ रख दिया। वो पता नहीं कैसे बातें करती थी, अजीब अजीब। आप मुझे कुछ ना दें, मगर वो कह रही थी। रोमान ने उसकी बात कतई कर दी। कैसी बातें करती थी वो? रोमान ने उसे नज़दीक कर लिया। हरम ने सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो डर रही थी, अगर वो ऊंची आवाज़ से बोलेगी और सांस लेगी तो ये ख्वाब बिखर जाएगा। वो कहती थी एरिस्टोक्रेसी बड़ी जालिम होती है। वो तुम्हें भी नहीं आया बनाकर ले जा रहा है, वरना उसे कमी क्या है लड़कियों की? वो रुक रुक कर कह रही थी। फिर भी मैंने कहा मुझे ये शादी लाजमन करनी है। क्यों? क्योंकि मैं थक चुकी थी इस मुआशरे के लोगों के रवैये से। उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। उसकी नज़रें रोमान की गर्दन पर थीं। उसका दिल चाहा वो बेइख्तियार उसे छुए। इरम कहती थी मैं मदायत परस्त हूँ। उसकी आंखें भर आईं। मैंने कहा इसमें मदायत परस्ती कहाँ से आ गई? मैं थक चुकी हूँ रिजेक्शन का अजाब सह सहकर। लोगों को मेरे साथ और भी बहुत कुछ चाहिए था, लंबा चौड़ा जहेज़ जो मेरी अम्मा अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर बेबस दे नहीं सकती थी। जब आपका प्रपोज़ल आया तो मैंने सिर्फ यही सोचा कि आपको कोई डिमांड नहीं है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मुझे आसाइश नहीं चाहिए थी। मुझे दौलत के अंबार नहीं चाहिए थे। मुझे सिर्फ इज़्ज़त चाहिए थी रोमान, सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी। वो अब बराह रास्त उसकी बुरी आंखों में देख रही थी, जिनमें बेयकीनी के तीर थे। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कोई और वजह हो सकती है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत सोचिएगा। मेरे जैसे बैकग्राउंड और शक्ल सूरत के साथ आपसे शादी करने के और कौन सी वजह हो सकती है? ऑब्वियसली अपने माहौल से फ़रार और मजबूरी की एक लंबी कतार। वो तवील सांस लेकर बोली और खामोशी से उसे देख रहा था। क्या पैसा इतना मैटर करता है? उसे हसन से अपनी मुँह गुफ्तगू याद आई। हरम ने अभी तक उससे किसी किस्म की डिमांड नहीं की थी। शिजा ने उसके लिए शादी के लिए कुछ शॉपिंग की थी और कुछ वो अपने घर से लेकर आई थी। उसी से काम चल रहा था। दूसरी तरफ वो लाइबा को भी बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही थी। लाइबा उससे बहुत ज़्यादा मानूस हो चुकी थी। क्या कोई गिला बचा था?
रोमान ने सोचा, फिर जवाब नफ़ी में पाकर उसे जैसे देखा जिसकी आंखों में उम्मीदें प्यास के दिए जल रहे थे। फिर बड़ी भरपूर आमादगी और मोहब्बत से उसे खुद में समेट लिया। उसकी मोहतरम सूजी आंखों को चूमा और उसके बिखरे बाल समेट दिए। अब फिर हरम ने देखा, उसके चेहरे पर तमाम तर खोल तड़कती मुस्कुराहट नमूदार हुई। सच्ची मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कुराहट जिस पर तख्त वार दिए जाएं। उसने बेसाख्ता उसकी मुस्कुराहट की दायमी होने की दुआ की थी। अगले दिन बड़ी खुशगवार सुनहरी धूप निकली थी। वो लाइबा को लेकर लॉन में बैठी थी जब शिजा आ गई थी। ओह हरम, सॉरी डियर, मैं कुछ बिजी रही, नहीं आ सकी इसीलिए। मगर तुमने भी तो जैसे ना आने की कसम उठा रखी है। वो बैग टेबल पर रख कर बेथकान बोलती गई। ऐसा नहीं है शिजा, बस आपको पता है आपके भाई कितना बिजी होते हैं। उसने मुस्कुराकर यकीन दहानी करवाई। शिजा ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया। और बाकी सब ठीक है? लाइबा सेट है तुम्हारे साथ? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। लाइबा को आप देख लें कितना सेट है, उसने मुस्कुराकर कहा। लहजे में गहरी तमानत थी। हाँ, वो तो वाकई नज़र आ रहा है। अच्छा सुनो, जीनत बीबी के पास इसे छोड़ दो, चलो शॉपिंग पर चलते हैं, उसने लापरवाही से कहा था। नहीं, मैं क्या करूँगी, वो बौखला गई। अरे शॉपिंग का क्या करते हैं भाई, चलो उठो, उसने ज़ोर दिया था। मैं कैसे जा सकती हूँ लाइबा, क्यों नहीं जा सकती? और लाइबा बताया तो है घर में ही रहेगी, उसने फैसला सादर किया था। ठीक है, मगर आप उसके पापा से पूछ लें, हरम ने कहा। हाँ ये ठीक है। शीजा ने सर हिलाया और रोमान को कॉल करने लगी। कुछ देर बाद फ़ोन उठा लिया गया था और शीजा ज़ोर शोर से उससे बातें करने लगी। बस मुझे कुछ नहीं पता, आप हरम से कहें कि वो मेरे साथ चले। अच्छा हरम से बात करवाओ। अच्छा ठीक है, उसने सैल हरम की तरफ बढ़ा दिया। हरम ने कन्फ्यूज़ से अंदाज में फ़ोन ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, उसने यूँ नज़रें झुका ली थी जैसे वो सामने बैठा हो। वालेकुम अस्सलाम हरम, ऐसा है कि आप शीज़ा के साथ चली जाएं। और हरम ने उसकी बात काटी। मगर मैं कैसे? मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। आप मेरी वार्डरोब से सेंट्रल ड्रॉर में क्रेडिट कार्ड ले लें, कैश भी है वहाँ, जो भी आप पसंद करें, वो तेज़ी से कहता जा रहा था। गालिबन वो मसरूफ़ था। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं कैसे? वो बेहद घबरा गई थी। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, उसका लहजा तहक्कुम भरा था। इसी दौरान शीज़ा लाइबा के लेकर अंदर चली गई थी। हरम को तसल्ली से बात करने का मौका मिल गया था। प्लीज़, मैं नहीं कर सकती, मैंने कभी आपके ड्रॉज नहीं खोले, और शॉपिंग का मैं क्या करूँगी, सब कुछ तो है मेरे पास, वो मध्यम लहजे में बोली थी। हरम ज़िद मत करें, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर लीजिए। इस बार वो कुछ झल्ला कर गया। हरम ने बेबसी से होड़ की कुचले। ओके, शाम में मिलते हैं, अच्छी सी शॉपिंग कीजिएगा। रोमान ने सुकून भरा सांस लेते हुए फ़ोन रख दिया। वो थोड़ी देर वहीं बैठी रही और उठकर अंदर चली गई थी। कुछ देर बाद वो चेंज करके उसकी वार्डरोब से समीत पड़ी, जो तो बेहद घबराई हुई और कंफ्यूज थी। उसने सेंट्रल ड्रॉ खोला, वहाँ से बेशुमार फाइल्स, कागजात, कार्ड्स, एल्बम और कैश मौजूद था। उसने पहले रुपए लेने चाहे, फिर उसकी हिदायत के बरक्स क्रेडिट कार्ड ले लिया और बाहर आ गई। शीज़ा ने उसे हकीकी मायनों में थका मारा था। उसने इतनी ढेर सारी शॉपिंग की थी कि उसके हिसाब से आराम से 2-3 साल गुजार सकते थे। इस दौरान हरम की राय का उसने भरपूर ख्याल रखा था। हरम की आंखों ने जैसे एक नए जहान की सैर की थी। नए नए मलबूसात, जूते, ज्वेलरी और बेशुमार अल्लम गल्लम, वो पता नहीं क्या क्या उठा लाई थी। उसे ड्रॉप करने के बाद शीज़ा तो अपने घर सधा रही थी। वो थकी हुई बेडरूम में आ गई। सबसे पहले उसने लाइबा को गोद में समेटा और ढेर सारा प्यार किया। फिर जीनत को बुलाकर चाय लाने का कहा और उठकर चीज़ें वार्डरोब में रखने लगी। चाय पीते हुए उसने अपने अंदर फैली हुई खुशी को महसूस किया और फिर बड़ी देर गौर करने के बाद उसे समझ आई कि ये खुशी ढेर सारी शॉपिंग करने की नहीं थी, कतई नहीं थी। ये रोमान के बदले हुए रवैये की खुशी थी। रोमान रात 8 बजे के करीब आया था। हरम ने उसे चमकदार आंखों और मुस्कुराते लबों के साथ रिसीव किया था। वो चेंज करके डिनर टेबल पर आया तो हरम भी आ चुकी थी। हो गई शॉपिंग? उसने खाना खाते हुए इस्तफसार किया। जी, उसने ऐसे किसे कहा। वो मज़ीद कुछ बोले बिना खाना खाता रहा। हरम की नज़रें उसके हाथों पर थीं, पर वहाँ से सफ़र करती हुई उसके लबों तक गईं, फिर उसकी आंखों पर झुकी हुई थी, उसके सुनहरे और पूरे बालों पर जो माथे पर गिरे हुए थे। क्या उससे ज़्यादा खूबसूरत मर्द कोई हो सकता है?
उसने बढ़ती धड़कनों के साथ सोचा, और पहली बार नहीं था, वो तो हमेशा उसे देखकर यही सोचती थी। उसका बात करना, हंसना, चलना, उठना, बैठना, यहाँ तक कि खाना खाना भी उसे हर चीज़ मुकम्मल लगती थी, और हरम आसिफ को उसकी हर बात अपनी तरफ खींचती थी। खाना खाने के बाद वो अपने बेडरूम में चला आया, जबकि वो किचन समेटने में मगन हो गई थी। वापस आई तो जीनत लैबा को सुला चुकी थी। उसने उन्हें जाने का कहा और ख़ुद अपने कमरे के दरमियानी दरवाज़ा खोलती अंदर आ गई। वो अपनी कंप्यूटर टेबल पर विराजमान था। उसने सर उठाकर उसे देखा और उसके लबों पर एक बहुत हल्की सी खैर मकदूमी मुस्कुराहट आ गई थी। हरम जैसे निहाल सी हो गई। वो कीबोर्ड पर हाथ चला रहा था। हरम उसके चेयर के पीछे आकर खड़ी हो गई। इतना काम क्यों करते हैं आप? उसके अंदाज में तफक्कर भरा शिकवा था। आपके लिए और लैबा के लिए, वो आहिस्ते से बोला था। उसके जवाब ने हरम को कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश करवा दिया था। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ी और उसके शाने पर हाथ रख दिया। इतना काम मत किया करें, उसने बहुत लाड से जैसे फरमाइश की। रोमान के चलते हाथ साकित हो गए थे। उसने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया और चेयर धकेल कर उठ खड़ा हुआ। ओके, आपने मुझे अपनी शॉपिंग तो दिखाई ही नहीं, वो बोला। हरम ने बेपनाह खुशी से उसे देखा। क्यों नहीं आए मेरे साथ? रोमान उसके साथ बढ़ गया। वो आगे बेड पर बैठ गया और वार्डरोब के सामने खड़ी हो गई। रोमान ने देखा उसने लैबा को भी बेबी कॉट में नहीं लटाया था, बल्कि वो बेड पर ही सोई हुई थी। उसने झुककर बेटी की पेशानी पर बोसा दिया। लैबा आपको ज़्यादा तंग तो नहीं करती? वो पूछने लगा। हैंगर खींचती हरम ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और बेजाख्ता मुस्कुरा दी। नहीं, और अगर करती भी है तो आपको क्या एतराज़ है? ये हमारा माँ बेटी का मामला है, वो शौक़ी से बोली। फायस्ते से हंस दिया। वो उसे शॉपिंग दिखाने लगी। रोमान ने देखा उसके चेहरे पर बच्चे जैसी खुशी थी। हालांकि हर एक चीज़ के बाद अगली दो चीज़ें लैबा की थीं। वो चीज़ें देख रहा था और हरम उसे देख रही थी। एक बात बताएं हरम, वो उसी तरह मसरूफ़ बोला था। जी, वो चौंकी। आप मुझे इतना नोट क्यों करती हैं? उसके लापरवाही से सवाल ने हरम को साकित सा कर दिया था। क्या मतलब? वो बौखला गई। रोमान ने नज़रें उठाकर बराह रास्त उसकी आंखों में झाँका। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो मायनेखेज़ी से बोला। ना समझी का तासुर देते हुए भी हरम का रंग सुर्ख हो गया था। मैं समझी नहीं, उसने कहा। चलिए मुझे ये बताएं, क्या एज है आपकी? वो उसके सवाल पर हैरान हुई। 23 साल। राइट, आपको पता है आप मुझसे कितनी छोटी हैं? वो बज़ाहिर संजीदगी से पूछ रहा था। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। 11 साल छोटी हैं आप मुझसे। इस साल मैं 34 बरस का हो जाऊंगा। फिर भी आप मुझे आप कहते हैं, वो बेसाख्ता बोली थी। आपने ही तो कहा था आपको इज्जत चाहिए और ये एहतराम का एक अंदाज़ है, धीमे लहजे में कहते वो उसे लाजवाब कर गया। वो चुप होकर बेडशीट पर कुछ कुरेदने लगी। अच्छी शॉपिंग है, चलता हूँ, अगर एक कप कॉफ़ी मिल जाए तो। वो उठ गया। सवाल दरमियान में ही रह गया था। जी मैं बनाती हूँ। वो चीज़ें समेटने लगी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। चीज़ें समेटने के बाद वो किचन की तरफ बढ़ गई। वो कॉफ़ी बना कर लौटी तो वो स्लाइडिंग डोर खोले खड़ा था। उसने मग उसे थमा दिया और ख़ुद भी वहीं खड़ा हो गया था। मौसम बेहद सर्द था। तेज़ और खनकदार हवा के थपेड़े से एक कपकपाहट ने मजबूर कर गई थी। उसने रोमान को देखा। ब्राउन गरम शलवार सूट में वो बहुत सुकून से खड़ा था। आपको सारा से बहुत मोहब्बत थी, दफ्तन वो बोली थी। रोमान ने झटके से चेहरा मोड़कर उसे देखा। हरम के तासुरात नहीं जान सकी थी, वो अंधेरे में था। आप क्यों जानना चाहती हैं? उसका लहजा मोरतिश था। मैंने सोचा शायद आपके दिल में भी थोड़ी सी जगह मिल जाए। उसके लहजे में हसरत थी। खंडरों में जगह नहीं ढूंढते हरम। उसका लहजा जज्बात से आरी था। हरम कपकपा उठी। शायद सर्दी बढ़ रही थी। यहाँ आए मेरे पास। वो उससे मुखातिब हुआ था। हरम वही जमी खड़ी रही। मैं आपसे कह रहा हूँ। उसने दायां बाजू खोल कर उससे मतवज्जा किया। वो मैकान के अंदाज में उसके नज़दीक हो गई। रोमान ने उसे खुद से लगा लिया। हरम के गाल बेहद सर्द हो रहे थे। रोमान के गिरेबान के बटन खुले होने की वजह से उसका बायां गाल उसके गर्म सीने से टकराया। उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। उसने बेइख्तियार आंखें बंद करके दोनों बाजू रोमान के पुश्त के गिर्द लपेट लिए। वो अपने बालों पर उसके लबो कलम्स महसूस कर रही थी। उसके अंदर तमानियत फैलती जा रही थी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप दोबारा इस मौजू पर कोई बात नहीं करेंगी। वो पता नहीं गुजारिश कर रहा था या हुक्म दे रहा था। हरम को समझ नहीं आया था, मगर उसे जानने की ज़रूरत भी क्या थी। उसके लिए यही काफ़ी था कि वो कह रहा था, एक मैं ही नहीं, जुर्म मोहब्बत का ख़तावार हल्का सा तबस्सुम भी तो शामिल। तो उधर से इरम का फ़ोन आया हुआ था। उसके पास
ढेर था बातों का। वो बिना रुके बोले जा रही थी। रोमान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। गाहे बगाहे उसे भी देखता था। वो चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में गया तो हरम भी इतनी देर खुद पर जब्त किए बांधे बैठी थी। फ़ौरन बोलने लगी, हरम, मुझे लग रहा है तुम बहुत खुश हो। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मगर बताओ तो बात क्या है? इरम ने हैरानगी से पूछा। मैं तुम्हें क्या बताऊँ इरम, वो बहुत अच्छे हैं। इतने के बस तुमने देखा है ना उसे? मेरा खुदा कितना खूबसूरत है। मुझे लगता है अगर मैं उन्हें नज़रें भर कर देखूंगी तो उन्हें नज़र ही न लग जाए। बहुत कम हंसते हैं वो, मगर जब भी हंस मुस्कुराते हैं ना, मेरा दिल चाहता है मैं उसका सदका उतारूं, कहीं उसे नज़र ना लग जाए। मैं शायद बयान ही नहीं कर सकती अपने एहसासात। वो मुझे छूता है तो मुझे लगता है मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। उसके भूरे बाल जिनमें कहीं कहीं सुनहरापन झलकता है, मेरा दिल चाहता है अपनी मुट्ठियों में समेट लूँ उसकी भूरी आंखों की चमक। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जैसे खनकती आवाज़ में बोलते हैं, वो हरम तो तुम्हें थी नहीं थी, ये तो कोई और ही था। ड्रेसिंग रूम के दरवाजे में खड़ा रोमान साकत था। उसे पसंद की शर्ट नहीं मिल रही थी, जो मिली वो पसंद नहीं आई थी। हाँ, मैं बात करूँगी, ओके। उसने फ़ोन बंद करके एक तवील सांस ली और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई, ये जाने बगैर कि वो अभी तक वहीं खड़ा था। नाश्ते की मेज़ बिल्कुल खामोश थी। आज मुझे अम्मा की तरफ जाना है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा। उसने जूस का ग्लास उसके सामने धरा। आप चली जाइएगा, वो कहने लगा। हरम ने उसकी बात कतई की। प्लीज़ रोमान, मुझे आपके साथ जाना है। उसके अंदाजे में धौंस थी। मैं बिज़ी हूँ आज। उसने सफाई से दामन बचा लिया। हम कल चले जाएंगे, उसने फ़ौरन कहा। वो कोई जवाब दिए बिना जूस पीने लगा। हरम कुछ देर इंतज़ार करती रही, शायद वो कुछ बोले। आज शीज़ा और फ़हद आएंगे लंच पर। आप कोशिश कीजिएगा लंच घर पर ही करें, उसने आहिस्तगी से याद दिलाया। आई विल ट्राई, वो कहता हुआ कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया था। उसके ऑफिस जाने के बाद वो घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। उस बड़े से महल जैसे घर में उसकी मसरूफियत के लिए बेपनाह चीज़ें थीं। बड़ा सा बाहर हरा भरा लॉन या फिर किचन, ये दो उसकी पसंदीदा तरीन जगहें थीं जिनमें वो अक्सर पाई जाती थी। कभी कभी वो बुरी तरह बौखलासी जाती थी। उसे इतने बड़े घर की अजीब सी वहशत होती थी। उसे तो बस 2 कमरों के छोटे से बरामदे वाले घर में रहने की आदत थी, मगर ये तो किस्मत ने उसे यहाँ ला फेंका था, जिसका यकीनन कोई हल नहीं था। वो दिल निकालने की कोशिश करती रहती थी, जिसमें बड़ा हाथ लाइबा का था। वो इतनी छोटी सी थी कि हरम को खुद में हर वक्त उलझाए रखती थी। इस वक्त भी वो लाइबा को गर्म कपड़े पहना रही थी, मगर सोच रोमान में उलझी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो उससे शादी के बाद इब्तदाई दिनों वाला रवैया भूल गई, ऐसा कतई नहीं था। मगर अब रोमान का रवैया इतना बेहतर था कि वो पिछली बातें भूलने पर ख़ुद को मजबूर पाती थी। हाँ, अलबत्ता ये बात उसे आज भी खटकती थी कि वो इतना सख्त मिजाज क्यों था, खामोश तबाह, अलग थलग। बल्कि अगर ईमानदारी से तजर्बा किया जाता तो तलख मिजाज करना ज़्यादा बेहतर रहता है। जब दोपहर में शीज़ा के आने के वक्त था तो हरम ने दिल में पक्का अहद बांधा हुआ था कि वो उससे सारा के बारे में ज़रूर पूछेगी। वो जानना चाहती थी कि रोमान पहले ही ऐसा था या अब हो गया था। होता है ना ऐसा, कोई दुख, कोई गम, कोई अजियत यूँ दिल में घर करती है कि इंसान अपने आप को भूल जाता है। याद रह जाता है तो बस वो शख्स जो बिछड़ जाता है। क्या होने का गम ही रोमान के अंदर बैठ गया था। उसमें जहन में एक अजीब सा सवाल निशान था, मगर वो सिर्फ सोचती रह गई थी। शीज़ा ने फ़ोन आने से मौजरत कर ली थी। उसे इमरजेंसी में फ़हद के साथ किसी दोस्त के घर जाना पड़ गया था। सारी दोपहर हरम ने सीढ़ियों पर बैठे गुजार दी। शायद वो फिर से कनौती हो रही थी। सीनत उसे बुलाने आई तो वो बिलाहजत से उठकर चल दी। अंदर आकर उसने शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। भिंडी गोश्त के लिए ढेर सारी प्याज काटते हुए उसकी आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था। वो ये नहीं जानती थी कि ये पानी आंखों से बह रहा था या दिल से। मगरिब ढल रही थी जब वो किचन से फरागत पाकर निकली। चेंज करने के बाद उसने ब्लैक लॉन्ग शर्ट और कॉपर गरम शॉल ओढ़ी और नमाज के लिए खड़ी हो गई। इस वक्त वो आखिरी 2 नवाफिल अदा कर रही थी जब उसे गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। उसका ध्यान एकदम नमाज से हट गया। उसने दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए रुकू किया। कदमों की आवाज़ें बदतरेज करीब आ गई थी। उसका दिल पंछे की मान फड़फड़ाने लगा। फिर दरवाज़ा खुल गया। वो क़याम कर रही थी। पूरी कोशिश और तवज्जो के बावजूद उसे अपनी तवज्जो मरकूज़ रखने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। बढ़ते हुए कदम की आवाज़
बेड के करीब आकर रुक गई। फिर वो बेड पर बैठ गया और सोई हुई लुआबा से प्यार करने लगा। हरम ने सलाम फेरा। कॉपर शॉल नमाज के स्टाइल में ओढ़े उसका चेहरा बड़ा सलीह और पुरनूर लग रहा था। रुमान को अपने एहसासात पर हैरत हुई। हालांकि वो किसी किस्म की आराइश से मुबराद था। वो अब दुआ के लिए हाथ उठा चुकी थी। वो पता नहीं क्या मांग रही थी। उसने बेइख्तियार अल्लाह से माफ़ी मांगी और फिर खुद को मजबूर पाते हुए हाथ चेहरे पर फेरते हुए उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम, उसने जानमाज तय करते हुए धीमी आवाज़ में कहा था। वालेकुम अस्सलाम, वो बोला था। हरम के दिल की हालत कदरे संभली। उसका दिल चाहा वो खिलखिलाकर हंसती हुई उसके करीब जाए और उसका हाथ पकड़कर ज़ोर ज़ोर से घूमे। वो अपनी ख्वाहिश दबाती जाए नमाज रख कर पड़ती थी। आप चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है। चाय मिल सकती है? वो उठते हुए बोला था। जी मैं लाती हूँ। उसने इस बात में सर हिलाया। वो एड़ियों पर घूमा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर किचन की तरफ बढ़ गई। चाय बनाते हुए उसने अम्मा के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, जो उसे कितने ही दिनों से अपनी तरफ आने का कह रही थी। या तो वो ड्राइवर के साथ भी सकती थी, मगर क्या किया जाए। इस बार अम्मा का मुतालबा था कि वो रुमान को भी साथ लेकर आए। वो शादी के बाद एक बार भी उनकी तरफ ना आया था। रुमान से दोबारा बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो सुबह बात करके रिजल्ट देख चुकी थी। वो चाय लेकर घर गई तो रुमान शावर लेकर बाहर आ चुका था। तौलिए से सर रगड़ते हुए उसने दरवाज़ा खोलने पर एक लम्हे रुक कर उसे देखा और फिर मगन हो गया था। हरम ने पढ़कर उसके तौलिया पकड़ लिया। वो बाल बनाने लगा। आप तैयार हो जाएं, हम आपकी वालिदा के यहाँ चल रहे हैं, उसने कहा। वो हैरान सी रह गई। फिर एक बेइख्तियार मुस्कुराहट ने उसके लबों का छू लिया था। अच्छा, मैं बस तैयार ही हूँ। वो तौलिया लेकर बाहर निकल गई थी। वो कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगा। उसे मज़ा आ गया। चाय वाकई मज़ेदार थी। हरम हमेशा चाय और कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती थी, जबकि सारा बेहद बदजायका चाय बनाती थी। कुछ देर बाद वो वापस आ गई थी। रुमान ने देखा वो उसी लिबास में थी, अलबत्ता दाहिनी कलाई में 2 कंगन पहने थे और लबों का रंग हल्का गुलाबी चमकदार था। उसने दोनों हाथों में लाइबा को उठाया हुआ था। जब ही उसकी नज़र फ़ौरन कंगनों पर पड़ गई थी। चलें, वो हल्के से मुस्कुराई। रुमान सर हिलाता उठ गया। दोनों आगे पीछे चलते पोर्च में आए थे। रुमान ने बढ़कर उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो लाइबा को लेकर बैठ गई। हैंड बैग पैरों के नज़दीक रख लिया। रुमान घूमकर दूसरी तरफ आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी गेट से निकली तो उससे मुखातिब हुआ। आप मुझे रास्ता समझाएंगी? जी, वो उसे बताने लगी थी। अंदर से वो बेहद पुरजोश थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मान जाएगा, बल्कि उसके दिल की यार जान जाएगा। अम्मा को उसने फ़ोन कर दिया था। रुमान के साथ बाहर निकलते हुए कितनी निगाहों पर रश्क समट आया था। अम्मा उनके इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थीं। वो बेहद मोहब्बत और प्यार से रुमान से मिली। उनकी खौफ आवभगत के लिए वो खुशी खुशी उन्हें अपने घर की बातें सुनाती रही थी। रुमान बाहर बरामदे में आ बैठा तो वो अंदर माँ के पास आ गई, जो किचन में मसरूफ़ थी। अम्मा, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लें। उसने हैंडबैग से 2 नीले नोट निकाल कर कहा। अम्मा एकदम बितक गई थी। हरम, क्या बात करती हो तुम? माए बेटियों को, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। मैं तुमसे पैसे लूँगी? क्यों भला? वो सख्त खफा हुई थी। ओहो माँ, मेरी बात तो समझें, क्या हो गया है आपको? मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। और वो झुंझलाकर बोलने लगी। उन्होंने फ़ौरन टोक दिया। मेरी खुशी इसमें नहीं है कि तुम फिक्र ना करो। दुकानों का किराया आ जाता है, खाने वाले हैं ही कितने, गुजारा बड़े आराम से हो जाता है। करम है मालिक का। उन्होंने सजाओ से इनकार किया था। अम्मा प्लीज़, मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारे मियाँ को पता है? नहीं, फ़िक्र मत करें, उनके नज़दीक इतने पैसों की क्या अहमियत। यही गलती कर रही हो तुम। बात इतने से पैसों की नहीं है। ख्वाह तुम कहीं 2 रुपये भी खर्च करो, तुम्हारे मियाँ के इल्म में होने चाहिए। क्यों ख्वाह गलतफहमी पैदा करने का मौका दे रही हो तुम? अम्मा, आप भी ना कि कितने इधर देखें, इस पर्स में अंदर कितने ढेरों नोट हैं। मैंने क्या करना है इनका? बस कर दो हरम, हद हो गई है। क्यों लूँ मैं तुमसे पैसे? माए बेटियों को देती हैं, लेती नहीं हैं। अब चलो, खाना लगाने लगी हूँ मैं। हरम झुंझला कर वापस पलट गई। वापसी के सफ़र पर हरम कदर खामोश थी और उसी खामोशी में उसने रुमान के हुए चेहरे को गौर नहीं देखा था। वो बहुत रश ड्राइविंग कर रहा था। हरम ने अपनी धुन में इतना नोट ही नहीं किया था। उसे यही गलती थी। घर पहुंचकर वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तब हरम ने नोट किया कि वो कदरे डिस्टर्ब था। उसने हरम से कोई बात नहीं की, ना ही उससे हरम के घर के मुतालिक कोई कमेंट दिया था। वो शायद उसके पीछे जाना चाहती थी, मगर लाइबा रोने लग गई। उसे बहलाते बहलाते काफ़ी देर गुजर गई। हरम सारा दिन की थकी हुई थी। अब की बार उसने थकन को पेशेपोश डाल के लाइबा को लिटाकर चेंज किए बिना ही रुमान के कमरे की तरफ बढ़ गई। मामूल
स्लाइडिंग विंडो खोले। फ़ोन पर किसी से माहूम गुफ्तगू था। हरम ने आगे बढ़कर उसकी पुश्त से सर टिकाते हुए दोनों बाजू से उसकी गिर्द लपेट दिए। वो फ़ौरन चौंका। मूड क्यों अपसेट है जनाब? वो धीमे लहजे में बोली थी। वो फ़ोन बंद करते हुए झटके से पलटा, यूँ कि वो उसके सामने आ गई। क्या बात है रोमान? वो उसके तने हुए चेहरे को देखकर डर गई। वो सुर्ख आंखों से घूर रहा था। खैरियत तो है ना? किससे बात कर रहे थे आप? वो कदरे सहम सी गई थी। हसन ठीक कहता है, ये मिडिल क्लास लड़कियां मरती हैं दौलत के पीछे। अमीरों पे इनकी राल बड़ी जल्दी टपक जाती है। उसका लहजा बड़ा जहरीला था। हरम जर्द पड़ गई। क्या मतलब? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? उलझ गई थी। क्या मतलब? ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो हरम आसिफ। रोमान के सर्द लहजे में नफरत थी। हरम उसके तंज़ व तखातिब पर साकित रह गई थी। वो सही कहता था। मैं तो हैंडसम प्लस रिच हूँ। मुझे देखकर तो तुम्हारे हवास पहले दिन ही जवाब दे गए थे। मुझे अब तक वो तुम्हारा स्टिल एंड साइलेंट स्टाइल याद है जब तुमने मुझे पहली बार देखा था। वो शोले उगल रहा था। ये फिजूल इल्ज़ाम तराशियाँ बंद कीजिए। जो भी बात है साफ साफ कहिए रोमान साहब। वो चीख उठी। साफ बात तो ये है, ये अच्छाई का ढोंग रचाना अब बंद करो। वो नफरत से बोला। क्या आप मुझे सच बात बताएंगे? वो एकदम जब्त खोने की बुलंद आवाज़ में चिल्लाई थी। रोमान का हाथ भी साख्ता उठा और पूरी कुव्वत से हरम के दाएं गाल पर निशान डाल गया। अपनी आवाज़ धीमी रखो। मुझे बुलंद आवाज़ में बात करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आप हक रखते हैं रोमान साहब, क्योंकि आपको अपनी सच्चाई जो बता चुकी हूँ मैं, इसीलिए आप मुझे जैसा चाहे जलील करें। वो अपने आंसुओं पर काबू पाकर कर्ब अमेज़ लहजे में बोल रही थी। वो इस्ताज़िया हंस दिया। सच, ये लफ्ज़ बहुत अजीब लगता है तुम्हारे मुंह से। कौन सा सच? मैं तुम्हें सच बताता हूँ। सच तो ये है कि तुम बेईमान हो मेरी दौलत पर। मेरी दौलत ने तुम्हें पागल कर दिया है। क्यों हर वक्त मुझे यूँ टकटकी बांध कर देखती रहती हो? क्यों? मेरी दौलत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। बहुत प्लानिंग से तुमने पहले यूँ शो किया जैसे तुम्हें मेरी दौलत से मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं। फिर जब तुमने देखा कि तुम मुझे इम्प्रेस करने में कामयाब हो चुकी हो, तो फिर तुमने बहुत जहानत से मुझ पर अपनी तरफ मतवज्जे करना चाहा, और अब सबसे बढ़कर तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे बेवकूफ़ बनाती रही अपनी सादगी से, अपनी मासूमियत से। वो दहाड़ रहा था। हरम को उसके लबों से निकलते शोले झुलसाए दे जा रहे थे। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? वो बेजान होकर पूछ रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं अनजान हूँ? मुझे अपनी कशिश का, अपनी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा नहीं? सब पता है मुझे, लेकिन मैंने कभी कैश करवाने की कोशिश नहीं की। और तुम क्या समझती हो मैं बेखबर हूँ? कतई नहीं, मुझे सब खबर है। मुझे पता है तुम मुझे कौन से धोखे दिए जा रही हो। क्यों गई थी अपनी अम्मा की तरफ रुपए देने? ओप्स। वो अपनी सारी तपिश उस पर उंडेल चुका था। हरम ने कपकपाते लबों से उसे देखा तो बिल्ली थैली से बाहर आ ही गई। काश मैं आपको वजाहत दे सकती। वो भीगे हुए चेहरे और टूटे हुए लहजे में कहती हुई नफरत से उसे देख रही थी। मुझे वजाहतों से नफरत है हरम आसिफ, और तुम जैसे दोगले लोगों से वजाहत सुनना मेरी तौहीन है। वो बदस्तूर उसी तरह अखड़े हुए लहजे में बोल रहा था। एक एक करके हरम के सारे आंसू गिरते चले गए थे। वो पलटी और थकी हुई शिकस्त खुदार चाल चलती हुई बाहर निकल गई थी। अगली सुबह बड़ी अजीब धुंध भरी थी। लाइबा को बुखार हो रहा था और हरम उससे यकसर बेपरवाह नज़र आती थी। जब आने लगता है तो उसके पर फ़कत में सुकून महसूस यूँ होता है कि वो शख्स बदल जाता है। वो गहरी खामोशी के हिसार में थी और उस पर भरी खामोशी में क्या था बताना मुश्किल था। नाश्ते की मेज़ पर जीनत बीबी ने रोमान को लाइबा की बीमारी से मुताल्ला किया था। वो परेशान हो उठा था। नाश्ता किए बगैर ही उठा और उसके कमरे की तरफ चल दिया। बेड पर लाइबा लेटी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और हरम नदारत। हरम हरम, उसने फ़ौरन लाइबा को उठाते हुए हरम को पुकारा था। वॉशरूम से हरम बाहर आती तो उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा भीगा हुआ था। क्या आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? कम से कम आपको अब अपनी हैसियत के मुताबिक इधर एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए मोहतरमा। वो चीखते हुए लहजे में बोला था। क्या सारी ज़िंदगी एडजस्टमेंट ही करती रहूँगी? वो सरापा है सवाल बन गई थी। रोमान ने कदर चौंक कर उसे देखा। अगर आप समझौता करते करते थक चुकी हैं हरम, बेहतर होगा कि अपना सामान पैक कीजिए और अपनी वालिदा के घर तशरीफ़ ले जाएं। उसका बरफ़ लहजा हरम को आग में धकेल गया था। उसने बेयकीनी से उसे बाहर निकलते देखा और बगैर कुछ कहे उसके पीछे बाहर निकल गई। पोर्च में आकर उसने ड्राइवर से गाड़ी निकालने का कहा और बैठते ही घर चलने का कहा। सारा रास्ता उसकी आंखों ने बेआवाज़ आंसू बहाए थे। अपने माजी का तस्वुर से हर्षा हूँ मैं, अपने गुजरे हुए आयाम से नफ़रत है मुझे। अम्मा उसे यूँ आते देखकर हैरान हो गई थी। वो सीधी जाकर कमरे में बिस्तर पर गिर गई। अम्मा प्लीज़,
मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। सब ठीक है और मुझे कुछ नहीं हुआ है, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। उसका सिर भारी हो रहा था, आंखों से निकलते आंसू पर तो बेख्तियार रो रही थी, मगर इस घड़ी तकिए पर पटकते हुए उसने बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश की कि उसे नींद आ जाए। पता नहीं मकबूलियत की घड़ी थी या वाकई जहनी तौर पर ख़त्म हो चुकी थी कि उसे नींद आ गई। सोने के बावजूद उसकी नींद भी बड़ी बेचैन थी। कोई बेताब सिसकी, कोई लाती हुई कड़ाह बहुत से बेख्तियार से निकली कर जाती लबों से। जब वो दोबारा उसकी आंखें खुली तो कमरे में मलगीजा सा अंधेरा था। बाहर धूप चमक रही थी, मगर कमरे का दरवाज़ा बंद होने की वजह से अंदर रोशनी कम थी। वो वैसे ही पड़ी रही। बाहर आकर उसने देखा अम्मा धूप में बिछे तख्त पर बैठे चावल चुन रही थी। वो आहिस्ते से चलती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मुँह धोते हुए उसने बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी। उसका दिल पूरी कुव्वत से सिकुड़ कर फैल गया था। वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलती बाहर आ गई थी। बैरूनी दरवाजे से शीज़ा अंदर दाखिल हो रही थी। वो तेज़ी से अंदर कमरे की तरफ मुड़ गई। शीज़ा ने उसे देख लिया था, मगर अम्मा से मिलने के लिए रुक गई। अम्मा से मिलकर शीज़ा अंदर गई। हरम बिस्तर पर बैठे हुए थे। शीज़ा उसके पास गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हरम। उसका लहजा अफसोस से भरा हुआ था। और मुझे आपके भाई से, हरम ने सपाट लहजे में कहा था। क्या बेवकूफ़ी कर बैठी हो? क्यों अपने घर छोड़ कोई अपना घर छोड़ता है भला? शीज़ा बेचैन होकर पूछ रही थी। बेवकूफ़ी? वो आहिस्ते से हंस पड़ी, बड़ी तंज़िया हंसी। हाँ बेवकूफ़ी, मैं तो हमेशा से ही बेवकूफ़ हूँ। इरम सही कहती है कि मुझे इंसानों की परख नहीं है, हो ही नहीं सकती। मैं समझ ही नहीं पाई कि आपके भाई के अंदर किस कदर जहर भरा हुआ है। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कितने तंग दिल और शक्की जहन के मालिक हैं। मुझे इल्म ही नहीं हुआ कि वो किस कदर सर्द मिजाज हैं। मैं बेवकूफ़ हूँ। हाँ मुझे एतराफ़ है, मैं हूँ बेवकूफ़। इसीलिए तो उन्हें चाहती रही, उनसे प्यार करती रही, उनसे मोहब्बत करने लगी थी। मैं हूँ ना अहमक। वो कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। शीज़ा ने बेइख्तियार उसके शाने पर हाथ रखते हुए उसे साथ लगा लिया था। मुझे बताओ तो सही हरम, हुआ क्या है? उसने हरम के पुष्ट से सहलाई। अपने भाई से ही पूछ लेती आप, उस इसके उससे के बीच बोली थी। अगर उन्होंने कुछ बताया होता तो तुमसे क्यों पूछती? वो आजिज़ आ गई थी। तो फिर आपको कैसे पता चला कि मैं इधर हूँ? हरम ने अलग होकर इस्तेजाब से पूछा था। जीनत का फ़ोन आया था, लाइबा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पूछा तुम कहाँ हो, तो कहने लगी बीबी तो अपने घर गई हैं। शीज़ा ने तफसीलन बताया तो हरम खामोशी से उसे देखती रही। अब तो मुझे बताओ क्या बात है? मैं अब क्या बताऊं? उन्होंने मुझे किस तरह ज़लील किया है। मुझे हमेशा ये समझ नहीं आती कि वो इतने सर्द मिजाज क्यों हैं। मैंने सोचा था कि मैं आपसे पूछूंगी आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिससे वो ऐसे हो गए हैं, मगर उन्होंने इसका मौका ही नहीं आने दिया। उन्होंने मुझे वो रुक रुक कर रोते हुए शीज़ा को सब बताते चली गई थी, अव्वल से आखिर तक। जब वो खामोश हुई तो शीज़ा का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। मेरा भाई ऐसा नहीं था हरम, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। कहते हुए शीज़ा का लहजा भीगा हुआ था। वो ऐसा ही है शीज़ा, हरम तल्खी से बोली थी। नहीं हरम, मेरा भाई तो बहुत अच्छा था, बड़ा रहमदिल और खुश मिजाज। उसे तो सारा ने ऐसा बना दिया, उसने इंकशाफ किया। सारा ने? हरम शशद्दद रह गई। हाँ सारा ने। तुम्हें पता है मेरे भाई से उसकी लव मैरिज थी, मगर वो बेइंतहा शक्के मिजाज की औरत थी। शादी से पहले उसको भाई ने प्रपोज नहीं समझा, पोजेसिव नहीं समझा, मगर ये शादी के बाद खुला कि पोजेसिव नहीं, दर हकीकत उसकी सस्पिशियस नेचर थी। उसे भाई की हर बात पर एतराज़ था। उसने हंसते में उनके हंसने पर, मिलने जुलने पर, घूमने फिरने पर भी। तुम्हें पता है उसने क्या किया? उसने भाई के ऑफिस से सारा फीमेल स्टाफ निकाल दिया था। वो भाई के साथ पार्टीज़ पर नहीं जाती थी। उसे हमेशा ये शक रहता था कि भाई का कहीं ना कहीं कोई अफेयर चल रहा है। वो देर से घर आते तो सारा एक हंगामा खड़ा कर देती थी। दर हकीकत वो खुद पसंद थी, इंतहा पर पहुंची हुई एक नफ्सियाती मरीज़ा थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तवज्जो चाहिए होती थी, जिसे मेरे भाई की हर बात पर एहतियाज था। भाई को बच्चों का शौक़ था और उसे बच्चे पसंद नहीं थे। सोचो ज़रा, हो सकता है कोई ऐसी औरत, मगर वो थी लाइबा। अगर उसे दुनिया में आ गई ना, तो उसके पीछे सरासर मेरे भाई की ही ज़िद का हाथ था। उसने मेरे भाई को भी अपने जैसे ही कर दिया था, सर्द मिजाज, शक्की और जहरीला। भाई सबसे अलग थलग हो गए, इतने सर्द मिजाज हो गए कि मुझे यकीन नहीं होता है कि वो लाइबा की पैदाइश से पहले ही भाई से कहती थी कि देखना रुमान, तुम्हारी ज़िद मुझे मार डालेगी। मगर हरम भाई भी आखिर कब तक इंतज़ार करते। वो एक सोशल बाइकआउट से तंग आ चुके थे। उन्हें भी ख्वाहिश थी कि वो औलाद की नेमत से सरफराज हों, मगर हुआ उसके बरअक्स। सारा की वफ़ात पर भाई हद दर्जा डिस्टर्ब थे। वो सरासर खुद को कसूरवार समझते थे, मगर ऐसा कब तक चलता? लाइबा बहुत छोटी थी और मैंने अपना घर बार छोड़कर इधर आकर नहीं बैठ सकती थी। इसीलिए मैंने पूरा जोर लगाकर उनसे शादी के लिए हाँ करवा ली। मगर इससे सारे किस्से में मेरा क्या कसूर है? वो झुंझला गई।
नहीं मेरी जान, कसूर तुम्हारा नहीं है। ये सब तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम इसलिए निशाना नहीं बनो क्योंकि ये सब गलत ख्यालात भाई के दिमाग में हसन ने भरे हैं, शिजा ने बताया। मगर क्यों? वो मज़ीद हैरान हुई। क्या कह सकती हैं, पता नहीं। उसने मिडिल क्लास के मुतालिक ऐसे व्यूज़ क्यों हैं? ठीक है, राय हर शख्स की आज़ाद होती है, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप दूसरों पर अपने नज़रियात ठोसना शुरू कर दें। शिजा कदर खफा लहजे में बोली थी। आई एम सॉरी शिजा, मैं आपके ख्यालात से मुतफिक नहीं हूँ। क्या रोमान इतने ही मासूम हैं कि इतनी सुकून से किसी की भी राय पर यकीन कर लें? हरम ने चुभते हुए लहजे में कहा था। मैं कह सकती हूँ हरम, मगर यकीन करो, मेरा भाई जैसा भी है मगर खुद पसंद कतई नहीं है, पर जहरीरन यकीनन उसके दिमाग में इंजेक्ट किया गया है। शिजा ने सफाई दी थी। हरम ने इत्तेफाक करने पर अंदाज नहीं उन्हें देखा रही थी। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम घर वापस चलो। ये नामुमकिन है। वो बेवकूफ़ी की बातें मत करो। तुम उनसे दूर रहकर अपनी अहमियत कम कर लोगी। मेरी अहमियत क्या है मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है। इस तरह ना करो हरम, इस तरह तो गलत फहमियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी। फिक्र ना करें आप, पहले कौन सा अंडरस्टैंडिंग है। वो बदस्तूर उसी लहजे में बोल रही थी। तो फिर क्या चाहती हो तुम? उन्होंने मुझे खुद घर से जाने को कहा था, अब वो खुद मुझे लेने आएंगे तो ही मैं जाऊंगी। वो हरदर्मी से बोली थी। शिजा ने तवील सांस लेकर शाना थपथपाया और उठ गई थी। करती हूँ मैं भाई से बात, अपना ख्याल रखना और प्लीज़ सारे मामले पर दोबारा गौर करना, शायद तुम्हारा फ़ैसला बदल जाए। शिजा लहाजत से कहती हुई बाहर निकल गई थी। वो बेहद टेंशन में था। रात से हरम से होने वाली तल्ख कलामी पर फिर सुबह का यूँ चले जाना उसे आज़ाद हद उलझ गया था। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे, जबकि इधर अभी सब अपना था। दोपहर में पहले जीनत का फ़ोन आया था। पता चला कि लाइबा की तबीयत मज़ीद बिगड़ चुकी थी। वो हरम की बेहद मिस कर रही थी। रोमान ने शिजा को फ़ोन किया तो वो उल्टा तफ्शीश करने लग गई थी। वो चिल्लाकर फ़ोन बंद करके ऑफिस से निकल आया। हसन ने आज छुट्टी पर था। उसने सोचा कि वो उसके पास ही चला जाए। इस वक्त वो हसन के घर के गेट के सामने खड़ा था। चौकीदार उसे पहचानता था। जब भी कुछ मज़ीद बोले बगैर गेट वहाँ कर दिया था। उसने गाड़ी पार्क की और बेधड़क हसन के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। हसन के वालिदैन पिछले 2 हफ्तों से अमेरिका थे। इस वक्त सिर्फ वो और उसकी इकलौती बहन अनम घर पर थी। जैसे ही वो बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से आती तेज़ आवाज़ों से उसके कदम रोक दिए। तुम हमेशा की तरह इस बार भी नाकाम हो गए हो हसन। अनम मेरी बात। हसन ने कुछ कहना चाहा। तुम पिछले 7 सालों से मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके हसन। वो शदीद रो में बोल रही थी। रोमान उलझ गया। मुझ पर इल्ज़ाम तराशियाँ बंद करो अनम। किसने फ़ौरन हसन फरामोश हो तुम, क्या एहसान फरामोश हो तुम? एहसास है कि तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ किया है, किस कदर गिर गया हूँ मैं अपनी सतह से। हसन बुलंद आवाज़ में चिल्ला रहा था। कौन सा एहसान जताना चाह रहे हो तुम? कौन सा सतह से गिरने का रोना रो रहे हो तुम? वो भी पीछे से चीखी थी। बकवास बंद करो। सिर्फ तुम्हारी वजह से सारा को बहकाता रहा था कि वो रोमान पर नज़र रखा करे। रोमान को फ्लर्ट करने की आदत है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, ताकि वो सारा की ज़िद फितरत से तंग आकर उसे छोड़ दे, मगर बेसूद। फिर मैंने रोमान को उकसाया कि बच्चा कर ले ताकि ये ही वजह तनाज़ा बन जाए। प्यार करना रोता रोता रहा था। वो प्यार का रोना रोता रहा था। उसे सिर्फ सारा की खुशी अजीज़ थी, मगर कब तक? मैंने उसे यकीन दिलाने में कामयाब हो गया था। मगर क्या हुआ? सारा मर गई और उसकी वैकेंसी हरम ने एक्सेप्ट कर ली थी। मेरा ख्याल था कि कुछ अरसे बाद ही संभल जाएगा तो उसे तुम्हारे साथ निकाह के लिए राज़ी कर लूँगा, मगर क्या हुआ? पहले ही हरम से बात कर दी। तब मैंने उसे रोमान को वर्गलाया कि मिडिल क्लास की लड़कियां ऐसी वैसी होती हैं वगैरह वगैरह। मगर कब तक उसका घर बर्बाद करता रहूं? और तुम्हारी वजह से इतने सालों से उसे धोखा दे रहा हूं, अपने जिगरी दोस्त को। रोमान लाचारी तुम्हारी किस्मत में नहीं है। उसके लहजे में इल्तिजा पर उतर आया था। उसके बाद क्या हुआ रोमान को याद नहीं था। सिर्फ ये याद था कि वो लड़खड़ाते हुए कदमों से गाड़ी तक आया था और उसने गाड़ी फुल स्पीड पर छोड़ दी थी। उसकी आंखों में धुआं उतर रहा था और अंदर तक फैली वीरानी और तारीकी उसके वजूद की खला में भटकाई जा रही थी। यूँ तो गलत नहीं, चेहरों का तासुर भी, मगर लोग वैसे भी नहीं हैं जैसे नज़र आते हैं। जनवरी की ये एक यज बस्तर रात थी। धुंध के मरगोले आसमान से बरस रहे थे और उस कड़कड़ाती सर्दी में सहन में लगे हुए इकलौते झूले पर बैठी झूल रही थी। ऐसे में धड़कनें उसके दिल कर हर्द धाड़े जा रही थीं। इंतज़ार अब तक इंतज़ार ही था और पता नहीं कब तक इंतज़ार ही रहना था। वो जैसे ही अंदर से रेज़ा रेज़ा हो चुकी थी, मगर उसे रोमान लाचारी को हर हाल में ये बताना था कि अमीर हो या गरीब, जब तक बात इज़्ज़त नफ्स पर आ जाए तो समझौता नामुमकिन हो जाता है।
उसने एक तवील सांस हवा के सुपुर्द की। ढेर सारी धुंध में हवा में बिखर गई थी कि मेरा इंतज़ार ही रहेगा। उसने डूबते हुए और सहमी धड़कनों के साथ सोचा था। जब एक अमीर खामोश सवा कुछ न था, उसने ज़ोर से आंखें मीच ली। यखलत उसके गिर्द एक महज खुशबू फैल गई, ओल्ड स्पाइस की मखसूस खुशबू। उसने फ़ौरन आंखें खोलकर देखी और एक लंबी सांस खींचकर उसकी महक को महसूस किया। ये कतई इल्यूजन नहीं था, ये हकीकत थी। फिर एक हाथ उसके झूले की दाईं रस्सी पर आया और उससे झूले की हरकत एकदम रुक गई। हरम साकत रह गई। घर चलो हरम। रुमान का लहजा बहुत मध्यम था। हरम का दिल रुक सा गया। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है हरम। उसके लहजे में थकन रची हुई थी। ज़रूरत? हरम के दिल में तीर पेवस्त हो गए थे। हाँ, मोहब्बत ही तो इंसान की ज़रूरत है हरम। वो खोए हुए अंदाज में बोला था। वो आहिस्ते से झूले से उठ गई। सहन के सन्नाटे में झूले की चूचना बहुत ज़ोरदार थी। हमारी खामियां, हमारी नासूदगियाँ हमारी रूह में छोटे छोटे सुराख कर देती हैं और हम सारी ज़िंदगी उन सुराखों को छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं जानती हूँ कि खूबसूरत नहीं हूँ, आपके मयार पर पूरी नहीं उतरती हूँ, इसीलिए इस कमी को मैंने अपनी हम्बलनेस में छुपाने की कोशिश की। लेकिन आपने तो यकीनन कोई कमी नहीं है रोमान। फिर भी आपने ऐसी सोच का मुजाहिरा किया। फिर भी वो तीखे लहजे में कहती, तुम ठीक कहती हो हरम। कमियाँ और खामियाँ तो हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। मैं तो बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं हूँ। इतनी इस गलतफहमी से निकल आओ हरम। चीज़ों की खूबसूरती पे मत जाओ। चेहरे बहुत दगाबाज होते हैं। मैं तो बहुत अधूरा हूँ, तो मुझे मुकम्मल कर दो। एक मध्यम सी सरगोशी फ़िज़ा में गूंजी थी और सारा माहौल उसके जादू का असीर हो गया था। उसने अंधेरे में मध्यम सी नज़र रोमान के साये को देखा, जो तदरीज उसके करीब आ गया था। उसके शानों पर रोमान के भारी हाथों का बोझ पड़ा। मुकम्मल कर दो। सरगोशी एक बार फिर गूंजी थी। हरम ने आंखें बंद करके सीढ़ियों पर बैठा कर पर रख दिया। रोमान ने उसे मजबूती से भींच लिया। उसके सर पर रख दिया। रोमान ने मजबूती से उसे भींच लिया था। उसे दाएं बाजू के हिसार में लेकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। फ़िज़ा में धुंध रच बढ़ती जा रही थी। दो मोहब्बत के मुसाफिर एक दूजे के हमराही में मुसाफिर थे। हम लोगों के मिलने का कब है शौक़, महफ़िल आराई का कब हमें ज़ौक़ था। हरम की गुनगुनाहट गाड़ी में फैल रही थी। रोमान के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उसके हरम से भरपूर साथ दिया था। इश्क बेदर करे, इश्क बेघर करे, इश्क का सच है कोई ठिकाना का। हम जो कल बेठिकाने थे, आपसे मिलके कैसे ठिकाने लगे। दोनों की खिलखिलाहट गाड़ी की महक उठी थी। ख़त्म शुद। उम्मीद है आपको ये नॉवल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ कमेंट में दीजिएगा। अगर आप में से किसी को भी जो नॉवल मैं रीड कर रही थी लॉन्ग नॉवल वो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।